hello everyone. Today's video we are going to discuss the complete writing section जो CBSE grade 12th में पूछा जाएगा. तो writing section जो हमारा है ये 8 मार्क्स का है और जो हमारा पेपर है उसमें 4 डिफरेंट चीजें पूछी जाएंगी जो कि मैं आपको इस पूरे लेक्चर के अंदर कवर करवाऊंगी. सो कंप्लीट राइटिंग सेक्शन जो 8 मार्क्स का है, आज की ये वीडियो देख के आपको प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा विद सम एग्जांपल्स, फॉर्मेट, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, एवरीथिंग विल बी कवर्ड. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मार्किंग स्कीम बताना चाहती हूँ राइटिंग सेक्शन की. तो इंग्लिश का जो ये राइटिंग सेक्शन है जो सीबीएसई ग्रेड 12th में आ रहा है, ये 8 मार्क्स का है. इसमें 8 मार्क्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. वन इज शॉर्ट राइटिंग स्किल्स, राइट, और दूसरा जो क्वेश्चन है शॉर्ट राइटिंग टास्क, और दूसरा जो है वो है लॉन्ग राइटिंग टास्क, राइट. सो ये 2 हैं. इसकी जो मार्किंग स्कीम है, द वेरी फर्स्ट शॉर्ट की जो है वो 3 मार्क है और इसकी है 5 मार्क, राइट. तो इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है शॉर्ट राइटिंग के अंदर पहला क्वेश्चन जो है वो आ रहा है इनविटेशन एंड रिप्लाई. जो हम करते हैं इनविटेशन एंड रिप्लाईज, राइट. तो आप किसी को इनवाइट करते हैं या आपके पास कोई इनविटेशन आया तो आप उसका कैसे रिप्लाई कर रहे हैं, ये आ रहा है आपका शॉर्ट राइटिंग स्किल 3 मार्क का, ठीक है. और लॉन्ग राइटिंग स्किल जो है इसके अंदर आपको कोई एक चीज करनी है. 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, यू हैव टू ऑप्ट एनी वन. 5 मार्क का इसके अंदर इंक्लूडेड है जॉब एप्लीकेशन भी आ सकता है, राइटिंग अ रिपोर्ट, और रिपोर्ट कोई भी हो सकती है, न्यूज़पेपर रिपोर्ट, मैगजीन रिपोर्ट. तो रिपोर्ट लिखना और यहाँ पे क्या है जॉब एप्लीकेशन. ये जो सेक्शन है 5 मार्क्स का है, राइट. तो इसके अंदर क्योंकि ये शॉर्ट राइटिंग टास्क है तो इसके अंदर जो वर्ड लिमिट है वो हमारे पास 50 वर्ड्स की है, और जो लॉन्ग राइटिंग वाला है इसके अंदर हमारे पास वर्ड लिमिट 120 से 150 वर्ड्स की है, ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम. शॉर्ट राइटिंग स्किल से हम स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले इन्विटेशन एंड रिप्लाईज पे बेस्ड कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं हम ये डिस्कस करते हैं. तो इनविटेशन एंड रिप्लाई की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनविटेशन और रिप्लाई होते क्या हैं, राइट. तो आप क्या है इनविटेशन 2 तरीके से लोगों को भेज सकते हो. एक तो ये होता है कि हमें बहुत सारे लोगों को एक साथ इनवाइट करना है. दूसरा क्या होता है कि आपको कुछ लिमिटेड लोगों को जो है इनविटेशन भेजना है या आपको लिमिटेड लोगों को रिप्लाई करना है. तो इसके 2 तरीके हैं, ठीक है, इनविटेशन के. एक तो बहुत सारे लोगों को करना हो तब, एक जब कम लोगों को करना है. दूसरी चीज क्या कंसीडर करनी होती है कि आप किसको भेज रहे हो. अगर आप ऑफिस, जॉब, अपनी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कुछ इवेंट हो रहा है उसके लिए आप इनविटेशन भेज रहे हो तो वो फॉर्मल होता है. अगर आप रिश्तेदारों को, घर वालों को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, किसी स्पेसिफिक इंसान को आप लिख रहे हो तो वो क्या होता है, इनफॉर्मल होता है, जिसके साथ आपका कोई रिलेशन हो. तो इंट्रोडक्शन में इन्विटेशन एंड रिप्लाई इज फॉर्म एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ रिटन कम्युनिकेशन. ऑब्वियसली राइटिंग स्किल्स काफी इजीली इसमें जज की जा सकती है कि आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल किस तरीके से प्रॉपरली लिखना आता है कि नहीं आता. Another is invitation carry specific details about an event. इसके अंदर हमें बढ़ा चढ़ा के कोई चीज नहीं लिखनी होती, हमें टू द पॉइंट जो इवेंट हुआ है उसके बारे में हमें डिटेल में बताना होता है. Replies form an integral part as communication about one's presence or absence for an event is a part of general etiquettes. तो अगर मैं आप लोगों को ये बोलूं कि अगर आपको एक इनविटेशन मिला है और आप उसका रिप्लाई कर रहे हो तो रिप्लाई भी 2 तरीके के हो सकते हैं कि आप ये बोलोगे कि मैं इनविटेशन एक्सेप्ट कर रहा हूं या आप रिग्रेट करोगे कि मैं नहीं आ पाऊंगा, राइट. तो रिप्लाई 2 प्रकार के हम लोग पढ़ेंगे. तो इनविटेशन पहले डिफरेंट टाइप के इनविटेशंस जो हैं वो पढ़ेंगे, फिर डिफरेंट टाइप के रिप्लाईज आप जो है देखेंगे कि एक्सेप्टेंस का रिप्लाई कैसे करना है और अगर आप नहीं जा पा रहे तो उसका कैसे करना है. इनविटेशन एंड रिप्लाईज आर शॉर्ट एंड कंसाइज. अगर आप किसी को इनवाइट कर रहे हो तो कोई बहुत बड़ा लेटर नहीं लिखना है ना, बहुत छोटा सा इनविटेशन हमको हमेशा भेजना होता है और रिप्लाई भी हमें बहुत छोटा सटीक टू द पॉइंट हमें लिखना होता है. तो बहुत लंबा नहीं लिखना, और वैसे भी ये शॉर्ट राइटिंग स्किल का पार्ट है तो आपके पास 50 वर्ड्स की लिमिट है तो ऑब्वियसली आपको छोटा लिखना है. वर्ड लिमिट इज 50 वर्ड्स एंड वेटेज इज 3 मार्क्स. ये हमारा शॉर्ट राइटिंग स्किल है, राइट.
अब हम बात करते हैं इनविटेशन की। सो हमारे टाइप्स ऑफ इनविटेशन क्या है? टाइप्स ऑफ इनविटेशन आप देख सकते हैं, द वेरी फर्स्ट इज फॉर्मल इनविटेशन, अनदर इज इनफॉर्मल इनविटेशन। फॉर्मल इनविटेशन किसको भेजा जाता है भाई? फॉर्मल इनविटेशन भेजा जाता है सेंट फॉर फॉर्मल ऑफिशियल इवेंट्स, जैसे कोई स्कूल फंक्शन हो गया, कोई गेस्ट स्पीकर है सेमिनार का, कोई कंपटीशन के जज को बुला रहे हो, या कोई सोशल या कंपटीशन इवेंट्स करवा रहे हो, तो ये सारी क्या है? प्रोफेशनल चीजें हैं, प्रोफेशनली ऑफिस वर्क से, काम से रिलेटेड है। एक प्रोफेशनल लाइफ होती है, एक पर्सनल लाइफ होती है। तो ये जो फॉर्मल इनविटेशंस होते हैं, ये हम हमारे प्रोफेशनल लाइफ के लोगों को भेजते हैं। ये जो इनफॉर्मल इनविटेशन होते हैं, सेंट फॉर इनफॉर्मल गेट टुगेदर विद फैमिली फ्रेंड्स, ये जो हमारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड लोग होते हैं, उनको हम इनफॉर्मल इनविटेशन भेजते हैं। जैसे किसी बर्थडे पार्टी का, एनिवर्सरी का, कोई एग्जाम में सक्सेस अचीव हुई है उसका, इस तरीके के जो है ये सारे क्या है? इनफॉर्मल में आते हैं। तो कोई दोस्त को, कोई फैमिली के मेंबर को, कोई क्लोज रिलेटिव को आप कुछ इनविटेशन भेजना चाहते हैं तो इनफॉर्मल होगा। भाई किसी चुन्नू की क्या बोलते हैं, मुंडन सेरेमनी है, किसी चुन्नू मुन्नू की बर्थडे पार्टी है, तो ये आपका फैमिली फंक्शन है, तो इसमें आप फैमिली रिलेटिव्स इनको इनवाइट करोगे, तो यहाँ इनफॉर्मल इनविटेशन चल सकता है। पर अगर आपका स्कूल का फंक्शन है और आप सभी पेरेंट्स को इनवाइट करना चाहते हो, तो ऐसे थोड़ी बोलोगे भाई आ जाना सब लोग, जरूर जरूर आना, ठीक है, ऐसे जो हिंदी में लिखते हैं हम लोग कार्ड्स में स्पेसिफिकली, वैसा थोड़ी भेजते हैं हम लोग। एक क्या करते हैं, एक फॉर्मल इनविटेशन बनाते हैं प्रिंसिपल की तरफ से, और वो सभी बच्चों के पेरेंट्स को जाता है। तो फॉर्मल इनविटेशन प्रोफेशनल लाइफ के लिए, इनफॉर्मल इनविटेशन हमारा पर्सनल लाइफ के लिए हो गया। तो हमें इनविटेशन क्लियर हो गया। अच्छा, क्वेश्चन में कोई नहीं बताएगा आपको कि आपको फॉर्मल इनविटेशन लिखना है कि इनफॉर्मल लिखना है। आपको खुद को क्वेश्चन पढ़ के समझना है कि ये फॉर्मल में जाएगा कि इनफॉर्मल में जाएगा, तो इसलिए आपको ये दोनों टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए। तो आई थिंक ये सबको क्लियर है। आगे बात करते हैं, फॉर्मल से स्टार्ट करते हैं कि अगर मुझे प्रोफेशनल लाइफ में इनविटेशन भेजना है तो मैं कैसे भेज सकती हूँ? तो वो मैं दो प्रकार से भेज सकती हूँ। वन इज प्रिंटेड कार्ड और लेटर फॉर्मेट। देखो, प्रोफेशनल लाइफ में हम लोग या तो बहुत सारे लोगों को, ये कार्ड है, बहुत सारे लोगों को अगर मुझे कार्ड भेजना है, ठीक है, तो वो प्रिंटेड कार्ड फॉर्मेट में जाता है, ठीक है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो कि आप इतने सारे बल्क में, मान लो आप दिवाली पार्टी रख रहे हो अपने ऑफिस की, ठीक है, तो आप अपने सारे एम्प्लॉइज को बुलाना चाहते हो दिवाली पार्टी के पे कि भी सब लोग आना यहाँ पर, तो आप एक जनरल कार्ड बनाओगे और वो कार्ड फॉर्मल होगा और आप अपने जितने भी एम्प्लॉइज है उन सबको भेजोगे ऑल इंडिया कि यहाँ हम दिवाली पार्टी कर रहे हैं, आप लोग विद फैमिली इनवाइटेड हो करके आप उनको एक कार्ड फॉर्म करोगे जो सबके लिए सेम होगा, राइट। पर ऐसी फॉर्मेट में जब इज यूज फॉर लार्जर ऑफिशियल गैदरिंग, बड़ी गैदरिंग के लिए ऑफिशियल होनी चाहिए, प्रोफेशनल होनी चाहिए और बड़ी हो, तब हम प्रिंटेड कार्ड लिखते हैं। जैसे कोई इनॉग्रल फंक्शन है या कोई भी आपका ऑफिस दिवाली पार्टी है, स्कूल फंक्शन है, ऐसा जो भी ऑफिस रिलेटेड है वो प्रिंटेड कार्ड में आएगा, राइट। इवन वेडिंग सेरेमनी के लिए भी हम प्रिंटेड कार्ड लगाते हैं, क्योंकि वेडिंग के अंदर आप अपनी प्रोफेशनल लोगों को भी बुला रहे होते हो, पर्सनल को भी बुला रहे होते हो, तो आपको एक जनरल इनविटेशन बनाना पड़ता है, इसलिए ये भी किस में आता है? प्रिंटेड कार्ड में आता है। लेटर फॉर्मेट में क्या आता है? एक तो प्रिंटेड कार्ड हो गया, दूसरा होता है फॉर्मल इनविटेशन। आप किसी को लेटर लिख रहे हो, अब मान लो उसी दिवाली पार्टी में आप किसी को चीफ गेस्ट बुला रहे हो, तो वो चीफ गेस्ट तो स्पेशल इंसान हुआ ना, उसको बताना तो पड़ेगा कि भाई तुम चीफ गेस्ट हो हमारे फंक्शन के, ठीक है, तो उसको वही कार्ड थोड़ी भेजोगे जो सभी एम्प्लॉइज को भेजा है, उसको तो एक स्पेशली ऑनर करके लिख के भेजोगे ना कि हम चाहते हैं, हम फंक्शन कर रहे हैं, आप आओ, आपकी प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप चीफ गेस्ट की तरह आओ, तो उसको थोड़ा इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा, राइट। तो उसको आप स्पेशली लेटर लिखोगे। अब वो क्या रिश्तेदार है क्या? नहीं, वो भी तो एक प्रोफेशनल बंदा ही है जिसको आप चीफ गेस्ट के लिए बुला रहे हो, तो इसको भी हमें फॉर्मल इनविटेशन ही देना है, इनफॉर्मल तो देना नहीं है। पर क्या कार्ड देंगे? नहीं, फॉर्मल लेटर देंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो फॉर्मल इनविटेशन है ये हम दो तरीके से लिखेंगे, प्रिंटेड कार्ड और लेटर फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। जैसे कोई गेस्ट स्पीकर बुला रहे हो, कोई मॉडरेटर बुला रहे हो, कोई जज बुला रहे हो, ऐसे करके आप सब पर्सनल
मतलब पर्सनल लेटर भेजेंगे जो कि फॉर्मल होगा, राइट। अब क्वेश्चन में आपको पढ़ना है और आपको जज करना है कि क्या ये क्वेश्चन बल्क लोगों के लिए पूछ रहा है, बहुत सारे लोगों को इनवाइट करने के लिए बोल रहा है, या कोई पर्टिकुलर चीफ गेस्ट के लिए बोल रहा है, कि गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए बोल रहा है, गेस्ट स्पीकर के लिए बोल रहा है, कोई स्पेसिफिक इंसान को लिखने के लिए बोल रहा है। तो आपको वो जज करना है। अगर स्पेसिफिक इंसान को लिखने के लिए बोल रहा है तो आपको लेटर फॉर्मेट लिखना है। अगर बोल रहा है कि बहुत सारे लोगों को बुलाना है तो आपको प्रिंटेड कार्ड लिखना है। तो हम शुरू करते हैं प्रिंटेड कार्ड से, कि अगर आपको फॉर्मल इनविटेशन प्रिंटेड कार्ड लिखना हो तो उसका फॉर्मेट क्या है। तो ये है उसका फॉर्मेट, ठीक है। फॉर्मल इनविटेशन कार्ड टाइप क्या है, आपको शुरुआत, ये एक तो सेंटर्ड अलाइन होना चाहिए। सेंटर्ड अलाइन क्या है, ये देखो, अगर मैं सेंटर में लाइन बना दूं यहाँ पे, ध्यान से देखो, तो क्या इस लाइन के लेफ्ट साइड और इसके राइट साइड में बराबर वर्ड्स है, सिमेट्रिकल है एक तरीके से, राइट। इधर जितना वर्ड है उतना इधर है, इधर, तो ये इसको बोलते हैं सेंटर अलाइन। आपका जो फॉर्मल इनविटेशन कार्ड टाइप होता है वो आपका सेंटर अलाइंड होना चाहिए, सारे के सारे लेटर सेंटर के अकॉर्डिंग होने चाहिए, लेफ्ट और राइट में सिमेट्रिकल होने चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट इज सेंटर अलाइंड होना चाहिए। दूसरा, शुरुआत कैसे करेंगे, नेम ऑफ पर्सन एक्सटेंडिंग द इनविटेशन। हमेशा फॉर्मल इनविटेशन थर्ड पर्सन के फॉर्म में लिखा जाता है, यहाँ पे लिख लीजिए, हमेशा इनविटेशन, फॉर्मल इनविटेशन थर्ड पर्सन के रूप में हम लिखते हैं। आई, वी, ऐसे वर्ड्स हम नहीं लिखेंगे। अगर आप फॉर्मल लिख रहे हो, आप क्या लिखोगे, थर्ड पर्सन, किसी का नाम दे लिख सकते हो, या थर्ड पर्सन जो हमारा होता है उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे सबसे पहले हमको नाम लिखना है जो इनवाइट कर रहा है, नेम ऑफ द पर्सन एक्सटेंडिंग द इनविटेशन, जो इनवाइट कर रहा है सबको, उसका नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे नाम क्यों लिखेंगे, आई वी क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि थर्ड पर्सन में लिखना है। तो मिस्टर एंड मिसेस शशिकांत चौधरी, ये हमारे थर्ड पर्सन हो गए जो इनवाइट कर रहे हैं। फिर आप रिक्वेस्ट करोगे, एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा कि मैं इनवाइट कर रहा हूं, ये बताना तो पड़ेगा कि ये लोग इनवाइट कर रहे हैं आपको। तो एक इनविटेशन लाइन तो लिखनी पड़ेगी। तो वो इनविटेशन लाइन क्या है, मिस्टर एंड मिसेस शशिकांत चौधरी रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी। रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी शो कर रहा है कि वो आपको बुलाना चाह रहा है, वो आपको इनवाइट कर रहा है, ठीक है। दूसरी लाइन में आप इनवाइट कर रहे हो। अब ये तो बताओगे कहाँ कर रहे हो, तो एट द वेडिंग सेरेमनी ऑफ देयर सन गणेश विद सुलोचना, और उसके पापा मम्मी का नाम भी लिख दिया, तो ये तो वेडिंग है। अब ये प्रेपोजिशन का ध्यान रखना, एट द के बाद आपको इवेंट का नाम, ठीक है, और उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो लिखनी है। अगर स्कूल फंक्शन है, स्कूल का नाम लिखो, कुछ और है तो उससे रिलेटेड लिखो, वेडिंग है तो ब्राइड और ग्रूम और ब्राइड हम लिख रहे हैं। अगर यहाँ पे ग्रूम के पेरेंट्स का नाम लिखा हुआ है तो यहाँ पे ब्राइड के पेरेंट्स का नाम हम यहाँ पे साथ में लिखेंगे। तो ये एट कहाँ पे, कंपनी एट द वेडिंग सेरेमनी ऑफ द सन गणेश विद सुलोचना। अच्छा, मैं लाइंस को सेपरेट कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू डिटेल्स ऑफ द वेडिंग सेरेमनी, इंपॉर्टेंट इवेंट है तो इसलिए अलग कर दिया कि वेडिंग सेरेमनी की बात हो रही है, किसकी, उनके बेटे की, नाम क्या है गणेश, किसके साथ, सुलोचना के साथ, उसके पेरेंट्स का नाम। तो ये सेपरेट लाइंस में हमने इसलिए लिखा है। अब हम लिखेंगे उस इवेंट का डेट और वेन्यू कि वो कहाँ है, राइट। तो ऑन फ्राइडे डे लिखोगे, ऑन फ्राइडे 17 जुलाई 2022 को है एट 7 PM एट द ग्रैंड हयात मुंबई। ये जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ गया, एट 7 PM एट द ग्रैंड हयात मुंबई। ये टाइम आ गया, पहले डेट आ गई, फिर टाइम आ गया, फिर वेन्यू आ गया। तो डेट, टाइम, वेन्यू आपको लिखना है। ये प्रेपोजिशन याद रखना, डे से पहले ऑन लगाना है, गलत मत लगाना क्योंकि फिक्स प्रेपोजिशन है। ऑन फ्राइडे तो ऑन लगाना है, टाइम से पहले एट लगाना है, वेन्यू से पहले भी क्या लगाना है, एट प्रेपोजिशन का यूज करना है। तो प्रेपोजिशन यूज सही करना। अब यहाँ पे दिख नहीं रहा आपको, पर यहाँ पे RSVP आपको लिखना है। RSVP मीन्स आप यहाँ पे रिप्लाई या रिस्पॉन्ड, जहां पे जिस इंसान को कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर क्वेरीज, वो उसका नीचे नंबर लिख दो। तो आपको इधर LHS लेफ्ट साइड में आपको क्या लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड पे RSVP डाल के एग्जैक्टली ये देखो R.S.V.P डॉट नीचे आपने अपना मोबाइल नंबर लिख दिया लेफ्ट साइड में,
ठीक है, इधर पूरा, आई एम सॉरी, दिस इज द राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में आपको क्या लिखना है, जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, प्रोग्राम ओवरलीफ, जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो इस कॉर्नर में लिखनी है, राइट। तो आई थिंक सब लोगों को ये क्लियर हो गया। इफ यू लुक एट दिस, सो इस लेटर के अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड में और राइट साइड में आपको ये लिखना है। तो लेफ्ट इज RSWP इधर की साइड, और उधर की साइड आपको क्या लिखना है, जो भी एक्स्ट्रा इन्फो आपको यहाँ पे दी हुई है वो आपको लेफ्ट कॉर्नर में लिखनी है। आई थिंक सबको क्लियर है, लेफ्ट राइट मतलब समझ लो, कॉर्नर तुम्हें फॉर्मेट दिख रहा है क्योंकि मेरा लेफ्ट अलग है, तुम्हारा लेफ्ट अलग है, फाइन। तो ये सबको क्लियर है। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान देने हैं, सेंटर अलाइंड होना चाहिए, सबसे पहले इन्वाइट करने वाले का नाम थर्ड पर्सन में लिखा होना चाहिए, फिर आप इन्वाइट करोगे, फिर आप सेरेमनी के बारे में बताओगे, फिर आप उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है, नामकरण, वो आप बताओगे, फिर इवेंट का डेट टाइम वेन्यू आप बताएंगे, फिर RSVP आपको लिखना है नंबर के साथ। नंबर अपना खुद का असली मत लिख के आना, वहां पे लिख देना 9 1 2 3 4 5 6 7 8, जिससे उसको लगे कि हाँ कोई अलग ही नंबर लिखा हुआ है, खुद का नहीं लिखा हुआ। और इधर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको देनी है। तो आई थिंक दिस फॉर्मल इन्विटेशन कार्ड टाइप सबको क्लियर है। आगे बात करते हैं। अब इसके अंदर जो पॉइंट्स टू रिमेंबर आपको रखने हैं, कार्ड फॉर्मल इन्विटेशन में रिटन इन थर्ड पर्सन जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था मिस्टर एंड मिसेस शशिकांत, थर्ड पर्सन में लिखना है, नो पंक्चुएशन एब्रीविएशन। इसका मतलब क्या है, जैसे हम लोग ऐसे लिख देते हैं 17 अगस्त 2022, ये नहीं लिखना, ऐसे नहीं लिखना, इनको बोलते हैं एब्रीविएशन। छोटा नहीं लिखना, पूरा लिखना है 17 अगस्त 2022, पूरा लिखो। एब्रीविएशन शॉर्ट फॉर्म्स नहीं लिखनी, ठीक है। कोशिश करो अगर आपको इजंट लिखना है तो ये भी ना लिखो, आप इज नॉट ही लिखिए, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म एब्रीविएशंस आपको नहीं लिखनी, अवॉइड करनी है। नेक्स्ट है RSVP रिटन एट द बॉटम लेफ्ट साइड एंड अदर इंस्ट्रक्शन कैन बी एट द बॉटम राइट। लेफ्ट साइड पे RSVP लिखनी है और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो है राइट साइड पे लिखनी है। कंटेंट ऑफ द कार्ड आर सेंटर अलाइन मतलब बीच से लेफ्ट साइड और राइट साइड सिमेट्रिकल होने चाहिए। डिटेल्स आर गिवन सेपरेटली इन लाइन, हर एक लाइन के अंदर एक सेपरेट डिटेल आपको देनी है कि कौन इनवाइट कर रहा है, पर्पस क्या है इनवाइट का, डेट क्या है, टाइम क्या है, वेन्यू क्या है, चीफ गेस्ट का नाम क्या है, इनके लिए सेपरेट लाइंस आपको डेडिकेट करनी है। देन नो सिग्नेचर और डेट ऑफ इश्यू, कोई कोर्ट केस नहीं कर रहे हो कि नीचे स्टैंप और पूरा लगा के भेजना है, नो सिग्नेचर डेट ऑफ इश्यू रिक्वायर्ड नहीं है। और पूरा का पूरा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिक्वेस्ट लिखा हुआ है, रिक्वेस्टेड नहीं लिखा हुआ, विल रिक्वेस्ट नहीं लिखा हुआ, ना फ्यूचर ना पास्ट, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर आपको पूरा फॉर्मल इन्विटेशन लिखना है। तो आई थिंक ये सबको अब तक समझ में आ गया है कि फॉर्मल इन्विटेशन कार्ड टाइप हमको कैसे लिखना है। तो ये हमने देख लिया कि अगर अभी हम पर्सनल की बात नहीं कर रहे, प्रोफेशनल लाइफ की बात कर रहे हैं। प्रोफेशनल लाइफ में मुझे बहुत सारे लोगों को इन्विटेशन भेजना है तो मैं कार्ड टाइप यूज करके ऐसे भेजूंगी। अब हम बात करते हैं कि अगर मुझे फॉर्मल इन्विटेशन लेटर टाइप भेजना है, किसी पर्सनल इंसान को भेजना है, तो अब हम कैसे लिखेंगे। तो ये फॉर्मेट है, ये मैं आपको बताती हूँ। मान लो अब आपको चीफ गेस्ट बुलाना है उसी फंक्शन, ये तो बहुत सारे लोगों को लिखना हो गया। अब हम बात कर रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर इंसान को आपको फॉर्मल इन्विटेशन भेजना है तो कैसे भेजेंगे। तो सबसे पहले तो आप भेजेंगे सेंडर्स एड्रेस, कौन भेज रहा है, ठीक है, कौन भेज रहा है वो आप लिखेंगे, सेंडर्स एड्रेस यहाँ आ गया। फिर आप एक लाइन का गैप देंगे, फिर आप लिखेंगे डेट। फिर से मैं डेट का बताना चाहती हूँ, डेट के लिए हमेशा पूरा 17 अगस्त ऐसे, ठीक है, 2022, बिल्कुल इसी तरीके से आपको डेट लिखनी है, शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना। तो 29 जून 2020। फिर आपको रिसीवर्स एड्रेस लिखना है, ठीक है, हम क्या लिखेंगे, रिसीवर्स एड्रेस, जिसको आप भेज रहे हो। ये तो जो भेज रहा है स्कूल भेज रहा है, किसको भेज रहा है, मिस्टर शेखर सुमन को भेज रहा है। तो ऑब्वियसली मिस्टर शेखर सुमन वो को क्या बुला रहे हैं, सब्जेक्ट के इनविटेशन ऑफ जज एंड इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन। कि शेखर, ये सब्जेक्ट कैसे लिखोगे, लाइन गैप, सब्जेक्ट, पहले पूरा सब्जेक्ट वर्ड लिखो, फिर ये कॉलम लगाना है, राइट। फिर आपको 5 से 10 वर्ड के अंदर अपना सब्जेक्ट लिखना है,
टू द पॉइंट और छोटा, और उसमें आपका पर्पस समझ में आना चाहिए कि आप वो लेटर क्यों लिख रहे हो। तो ये इनविटेशन है, तो इनविटेशन वर्ड से समझ में आ गया। ऑफ जज, जज के लिए बुला रहे हैं, इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन है, उसमें जज के लिए इनवाइट कर रहे हैं, तो क्लियरली सब्जेक्ट से समझ में आ रहा है कि ये किस पर्पस के लिए लिखा गया है, राइट। तो सेंडर्स एड्रेस, लाइन गैप, डेट, लाइन गैप, देन रिसीवर्स एड्रेस, फिर हम लाइन गैप, सब्जेक्ट लिख दिया हमने, सब्जेक्ट हम लोगों को छोटा कंसाइज लिखना है, फिर हम सैल्यूटेशन लिखेंगे, सर, डियर सर, आप कुछ भी लिख सकते हैं, फिर हमारा बॉडी पार्ट आएगा। इस बॉडी पार्ट के लिए हम अभी चर्चा करेंगे, ये हमारा क्या आ गया, बॉडी ऑफ द लेटर, राइट। लास्ट में हम इसको योर सिंसियरली, नाम, और लास्ट में आपका जो भी डेजिग्नेशन है वो लिखना है, ठीक है। तो ये तो कंक्लूजन हो गया, एंडिंग पार्ट हो गया। तो आई थिंक फॉर्मल इनविटेशन लेटर का बेसिक फॉर्मेट सबको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि ये बॉडी कैसे लिखनी है, राइट। इस बॉडी में क्या लिखना है, तो इसको बहुत छोटा हमको करना है। कोशिश करो कि आप 3 लाइनों में इसको खत्म करो। इसमें एक ही पैराग्राफ लिखना है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 50 वर्ड लिमिट है, ठीक है। तो आप लोगों को छोटा लिखना है, और ये फॉर्मल इनविटेशन है तो छोटा होना भी चाहिए। तो पहली लाइन में आपका जो पर्पस है, जो भी फंक्शन है, कब हो रहा है, उसका टाइम क्या है, उसकी वेन्यू क्या है, ठीक है, तो आप उसके बारे में बताओगे। तो सबसे पहले तो आप लिखोगे पहली लाइन में, द स्कूल ऑर्गेनाइजेस, देखो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, द स्कूल ऑर्गेनाइजेस द एनुअल APJ Abdul Kalam debate where students from 40 Delhi NCR school participate. The event is on 12 July 2020 at the school auditorium at 9 p.m. The topic of the debate is values and not technology are the core stones of any successful nation. यहाँ तक आपने सिर्फ इंफॉर्मेशन दी है, ये येलो पार्ट में इंफॉर्मेशन है अबाउट द कंपटीशन, अबाउट डिबेट, उसकी डेट, उसका टाइम, उसका वेन्यू, उसका टॉपिक, सब हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो लेटर की बॉडी की शुरुआत आप कैसे करेंगे, बाय गिविंग इंफॉर्मेशन। दूसरा क्या करेंगे, द स्कूल, ये दूसरा स्टार्ट हो गया सेंटेंस, द स्कूल वुड बी ऑनर्ड इफ यू प्रिसाइड ओवर दिस कॉम्पिटिशन एज द जज। तो यहाँ पे सेकेंड लाइन में आप उसको इन्वाइट करोगे, इन्विटेशन लिख रहे हो ना, पहले इंफॉर्मेशन दे दी, अब आप इनवाइट कर रहे हो कि आप एज अ जज हम चाहते हैं कि आप आओ। तो ये सेकंड लाइन आपकी किसके लिए होनी चाहिए, इनवाइटिंग के लिए। और थर्ड लाइन में आप उनको अपना इंटरेस्ट शो करो और उनको एक गुड नोट पे लेटर खत्म करो और उनसे कंफर्मेशन मांग लो कि प्लीज आप कंफर्म कर देना कि आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे, राइट। सो वी लुक फॉरवर्ड टू योर बिनाइन प्रेजेंस एंड वुड आल्सो रिक्वेस्ट टू ड्रॉप इन अ लाइन टू गिव योर कंफर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक सबको समझ में आ गया क्या करना है, छोटा लिखना है, कंसाइज लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है, और फॉर्मेट ये है, सेंडर्स एड्रेस, लाइन गैप, डेट, लाइन गैप, रिसीवर्स एड्रेस, लाइन गैप, सब्जेक्ट, 5 to 10 वर्ड्स, कंसाइज, टू द पॉइंट, सैल्यूटेशन, डियर सर या मैम। बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया। पहले में इंफॉर्मेशन देनी है कि ये इवेंट है, ये टाइम है, ये डेट है। दूसरे के अंदर आपको इनवाइट करना है कि आप आइएगा एज अ जज। तीसरे के अंदर नोट, पॉजिटिव नोट पे खत्म करना है और उससे कंफर्मेशन मांगनी है। देन योर कंक्लूजन, योर सिंसियरली, नाम, और ये करके आपका एंड हो गया। तो हमने फॉर्मल इनविटेशन देना लिख लिया, सीख लिया है कि कैसे फॉर्मल इनविटेशन देना होता है। बहुत सारे लोगों को देना है, आपका कार्ड रहेगा सेंटर अलाइन। फॉर्मल लेटर देना है लेफ्ट अलाइंड। लेफ्ट अलाइंड कैसा, ऐसे देखो सारी चीजें आपकी यहां से स्टार्ट हो रही हैं, तो ये क्या होता है, ये बिल्कुल लेफ्ट अलाइंड लिखते हैं। और कार्ड हम सेंटर अलाइंड लिखते हैं, सेंटर अलाइंड आपका ये होता है, राइट, सिमेट्रिकल अबाउट सेंटर लाइन। तो सेंटर लाइन लिखना है कार्ड और लेफ्ट लाइन लिखना है लेटर। तो दोनों इन्विटेशन सबको समझ में आ गए हैं। तो पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या है, लेटर के अंदर फॉर्मेट ऑफ द इन्विटेशन इज अ फॉर्मल लेटर हम लोग लिख रहे हैं। हेडिंग ऑफ इन्विटेशन शुड बी इन अ शॉर्ट फॉर्म, इज अ फ्रेज, पूरा सेंटेंस नहीं लिखना, छोटा सा सब्जेक्ट लिखना है। इन्विटेशन बिगिन विद एन ओपनिंग सैल्यूटेशन, डियर सर, मैम, आप लिख सकते हैं, नाम हो लेटर में तो नाम दे सकते हैं। बॉडी ऑफ द लेटर इज शॉर्ट एंड कंसाइज, छोटा लिखना है। इंट्रोडक्शन एज ईदर अ रेफरेंस और कॉमन ग्राउंड्स फॉर द कम्युनिकेशन, इंट्रोडक्शन जो स्टार्ट करते हो उसमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। डिटेल्स ऑफ द इवेंट, उसके बाद उसमें डिटेल्स, वेन्यू, टाइम, सब कुछ मेंशन होना चाहिए।
और कंक्लूजन जो है एक पॉजिटिव नोट पे खत्म करो और उसको कंफर्मेशन का रिमाइंडर भी दे दो। तो ये पॉइंट्स टू रिमेंबर है इनफॉर्मल इनविटेशन फॉर अ पर्सनल, फॉर वन पर्सन, फॉर्मल इनविटेशन इन द फॉर्म ऑफ लेटर, हम लोगों ने देख लिया है। अब भाई अगर मेरे पास कार्ड आया है या मेरे पास लेटर आया है तो मुझे रिप्लाई भी तो करना है, राइट? तो रिप्लाई के लिए कार्ड फॉर्मेट जो है, फॉर्मल रिप्लाई कार्ड फॉर्मेट या लेटर फॉर्मेट हम लोग कैसे लिखेंगे? फॉर्मेट, दिस इज फॉर्मल, फॉर्मल रिप्लाईज आर ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रिग्रेट। तो अब पहले तो हम ये देखते हैं कि रिप्लाईज किस तरीके के होते हैं। दो तरीके के होते हैं, फर्स्ट इज एक्सेप्टेंस, अनदर इज रिग्रेट। एक्सेप्टेंस मीन्स कि मैं आऊंगा और रिग्रेट मतलब मैं नहीं आ पाऊंगा, ठीक है, टू द इन्विटेशन रिसीव। रिप्लाईज आर रिटन इन थर्ड पर्सन अगेन, क्योंकि आप फॉर्मल रिप्लाईज लिख रहे हैं तो रिप्लाई, अगर इन्विटेशन थर्ड पर्सन में आया है रिप्लाई भी थर्ड पर्सन में जाएगा। अगर वो प्रोफेशनली फॉर्मली आपको इनवाइट कर रहा है तो आप उसको रिप्लाई भी फॉर्मली करोगे, और क्योंकि फॉर्मली करोगे तो रिप्लाई भी थर्ड पर्सन में लिखा जाएगा, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट फॉर द इन्विटेशन रिसीव्ड इज एक्सप्रेस्ड इन एक्सेप्टेंस एंड रिग्रेट दोनों। या तो एक्सेप्ट कर रहे आप, सबसे पहले उसको रेफरेंस दोगे कि तुमने जो मुझे ये इन्विटेशन भेजा था मैं इसका रिप्लाई कर रहा हूं, तो रेफरेंस ऑफ इन्विटेशन। फिर कि एक्सेप्ट कर रहा हूं कि रिग्रेट कर रहा हूं ये बताओगे। इन रिप्लाई ऑफ एक्सेप्टेंस आपको कुछ इस तरीके की लाइन लिखनी है। अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो लिख दो विल बी देयर, ठीक है। अगर आप नहीं कर रहे तो रिग्रेट टू इन्फॉर्म विद नॉट बी एबल टू अटेंड, तो ऐसी लाइन लिख दो। पर जब रिग्रेट करते हो तो आपको एक जो है रीजन भी साथ में देना है, ठीक है। रीजन इज साइटेड, आपको साथ में एक रीजन देना है कि मैं क्यों नहीं आ पाऊंगा। एक्सेप्टेंस में रीजन नहीं देना होता कि आप ऊपर बोल रहे हो हाँ मैं आऊंगा, तू भी मेरी शादी में आया था मैं भी तेरी शादी में इसलिए आऊंगा, ठीक है। तो मतलब यू डोंट हैव टू गिव रीजन फॉर एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। आप बस ये लिख दो कि मुझे खुशी है कि तुमने मुझे इन्विटेशन भेजा, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, राइट। आई विल बी हैप्पी, आई विल बी देयर। अगर आप फॉर्मल लिख रहे हो, इनफॉर्मल लिख रहे हो तो हाँ आई विल डेफिनेटली कम, ऑफ कोर्स आई विल कम, आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। पर रीजन नहीं देना। पर अगर आप मना कर रहे हो तो एटिकेट्स कहते हैं कि हमें एक रीजन देना चाहिए कि हम क्यों नहीं आ पाएंगे, कि आई एम डाउन विद फीवर, या आई हैव प्रायर कमिटमेंट्स, या प्रोफेशनल कमिटमेंट्स, या बिजनेस मीटिंग्स, या एनीथिंग। तो इस तरीके का एक रीजन आप साथ में जो है मेंशन करेंगे कि मैं इसलिए नहीं आ पाऊंगा। आगे बात करते हैं फॉर्मेट। ऑल कंटेंट आपको सारा बॉक्स के अंदर लिखना है, सेंडर्स एड्रेस और डेट लिखनी है, ठीक है। तो एक सैंपल दिखाती हूँ, उससे समझ आ जाएगा कि कैसे लिखना है। तो फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टेंस का और फॉर्मल रिप्लाई रिग्रेट का दोनों आप लोगों की स्क्रीन पे है, देखिए। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फॉर्मल रिप्लाई। अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो आप लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस, ठीक है। और फिर आप यहाँ पे लाइन गैप और फिर आप लिखेंगे डेट। फिर आप अपना छोटा सा रिप्लाई लिखेंगे एक्सेप्टेंस का कि भाई मैं आ रहा हूं। तो कैसे लिखेंगे? थर्ड पर्सन में पहली लाइन में इनविटेशन का रेफरेंस देंगे कि तुमने जो वो इनविटेशन भेजा था, राइट, वो मुझे मिल गया है। फिर आप उसको बताओगे कि मैं आ रहा हूं। फिर आप एक गुड नोट पे रिप्लाई को खत्म करोगे, ठीक है। तो ये एक्सेप्टेंस में ऐसा करेंगे। तो मिस्टर एंड मिसेस ए.के. सिंह थैंक मिस्टर एंड मिसेस एस.के. जैन फॉर द वेडिंग इनविटेशन ऑफ देयर सन ऑन 25 जून एट द ग्रैंड हयात एट 7 PM। तो ये उसने इनविटेशन का रेफरेंस दे दिया। यहां तक इसने क्या लिखा? इनविटेशन का रेफरेंस, कि कौन से इनविटेशन की ये बात कर रहा है, उसको कौन सा इनविटेशन मिला है, तो इनविटेशन का रेफरेंस दे दिया। फिर वो बोलेगा यहाँ पे एक्सेप्टेंस की एंड ग्लैड टू एक्सेप्ट द सेम। हमें खुशी है कि हम आ पाएंगे या हम आ रहे हैं, ये कहते हुए खुशी हो रही है कि हम आएंगे, एंड ग्लैड टू एक्सेप्ट द सेम। नीचे लास्ट लाइन जो होगा वो आपका पॉजिटिव नोट होना चाहिए, अच्छे नोट पे आपको एंड करना है। आप हेल्प के लिए बोल सकते हो या कुछ भी। सो दे लुक फॉरवर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ जॉयस ओकेजन। दे क्यों लिखा? क्योंकि थर्ड पर्सन में लिखना है। यहाँ पे मिस्टर एंड मिसेस ए.के. सिंह लिखा है तो यहाँ पे दे लिखोगे, ना कि आई या वी, ऐसा नहीं लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में नहीं आएंगे।
हम लोग क्या लिखेंगे, दे लुक फॉरवर्ड। तो पॉजिटिव नोट पे हमने खत्म कर दिया। सो दिस इज हाउ अ फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टेंस लिखा जाता है, एक्सेप्टेंस का। अब फॉर्मल रिप्लाई रिग्रेट का, कि आप नहीं आ पाएंगे, उसका कैसे लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे सेंडर्स एड्रेस, फिर लाइन गैप, फिर आप लिखेंगे डेट, सेंडर्स एड्रेस, फिर आप लिखेंगे डेट, फिर लाइन गैप, फिर आप शुरुआत करेंगे कैसे, मिस्टर एंड मिसेस ए के सिंह थैंक मिस्टर एंड मिसेस एस के जैन फॉर द इन्विटेशन। अगेन वही आप यहां से लेकर यहां तक क्या दे रहे हैं, रेफरेंस, कि मैं इस दिन जो तुमने मुझे इन्विटेशन भेजा है, इस जगह का, इस टाइम का। फिर दे रिग्रेट टू इन्फॉर्म दैट ड्यू टू प्रायर कमिटमेंट दे विल नॉट बी एबल टू अटेंड द सेम। तो यहाँ पे आपको मना करना है और रीजन देना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रायर कमिटमेंट, ये प्रायर कमिटमेंट क्या है, रीजन है कि वो क्यों नहीं आ पा रहे, और ये यहाँ पे वो रिग्रेट शो कर रहे हैं कि हम नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो अगर आप मना कर रहे हो तो एक रीजन आपको लिखना है, प्रायर कमिटमेंट सबसे कॉमन रीजन आप लिख सकते हैं, क्रैम कर सकते हो। लास्ट में पॉजिटिव नोट पे इसको खत्म करना है कि मैं नहीं आ पाऊंगा पर मेरी बेस्ट विशेस तुम्हारे साथ है। आप ऐसा तो मेंशन करोगे ना उसमें, तो दे कन्वे देयर बेस्ट विशेस टू द प्राउड पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। तो ये आपने यहाँ पे रिप्लाई लिखा है फॉर्मल रिग्रेट का, और ये है फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टेंस का। तो इसी के साथ हमारा ये जो पूरा फॉर्मल इन्विटेशन और रिप्लाई वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा होता है। इन्विटेशन हमने देखा कार्ड फॉर्म में, लेटर फॉर्म में, रिप्लाई हमने फॉर्मल एक्सेप्टेंस का और रिग्रेट का देख लिया। तो सारा फॉर्मल वाला खत्म हो गया। अब हम थोड़ी बात करते हैं इनफॉर्मल की। अब प्रोफेशनल लाइफ के इनविटेशन खत्म हो गए हैं, प्रोफेशनल लाइफ के रिप्लाई खत्म हो गए। अब बात करते हैं, मैम मेरे को तो मेरे रिश्तेदारों को कार्ड भेजना है, इनविटेशन भेजना है, दोस्त को इनविटेशन भेजना है, तब हम कैसे लिखेंगे, तो वो हम लिखेंगे इनफॉर्मल इनविटेशन। इनफॉर्मल इनविटेशन फैमिली फ्रेंड्स को दिया जाता है। इनविटेशन इज लाइक एन इनफॉर्मल लेटर की तरह होता है। इनविटेशन हैज सम और द अदर इनपुट्स नॉट डायरेक्टली लिंक्ड टू द सब्जेक्ट। कुछ ऐसी चीजें भी होती है जो सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होती, कैसे हो, तबीयत ठीक है, कोविड से बचे हुए हो, लाइक दिस। तो कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी, क्योंकि आप फैमिली को लिख रहे हो तो आप सब्जेक्ट से रिलेटेड ही बात नहीं करोगे, हेल्थ की भी करोगे, सबका पूछोगे कि सब ठीक है, राइट। फॉर्मेट ऑफ द इनवाइट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द इनफॉर्मल लेटर। जैसे आप इनफॉर्मल लेटर लिखते हो वैसे इनफॉर्मल इनविटेशन लिखना है, लेटर फॉर्मेट ही है, बस इनवाइट कर रहे हो। कैसे लिखेंगे, वही सेंडर्स एड्रेस, डेट, फिर आपका सैल्यूटेशन डियर, और आगे आप नाम लिख सकते हैं। देखो फॉर्मल में हम डियर लिखना प्रेफर कम करते हैं, सीधा सर लिख दो, ज्यादा बेटर है। और इनफॉर्मल में डियर वर्ड लगा के आप नाम लिख सकते हो, सर मैम लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आगे आप नेम भी मेंशन कर सकते हो, वहां पे नेम नहीं मेंशन कर सकते। बॉडी कैसे डिवाइडेड है, पहले इंट्रोडक्शन आपको देना है, फिर डिटेल्स अबाउट द इनवाइट, एंड फिर आपको कंक्लूजन लिखना है। तो 3 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। अगेन छोटा लिखना है, इसलिए बहुत ज्यादा लेंदी नहीं करना, 50 वर्ड लिमिट है इसकी भी, तो थोड़ा स्मॉल में ही हम लिखेंगे। क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन योर सिंसियरली आपको लिखना होता है। तो लेटर देख लो, इससे पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आपका आ गया सेंडर्स एड्रेस, फिर यहाँ पे लाइन गैप, फिर डेट आ गई, फिर आपने साहिल लिख दिया, डियर साहिल, फिर आपकी ये बॉडी आ गई, योर सिंसियरली लविंग ट्रूली केशव, कुछ भी। बीच का जो पार्ट है देखो वो कैसे डिवाइड हुआ है। यू विल बी ग्लैड टू नो दैट योर यंगर सन हैज एक्सेल्ड इन द क्लास 12 सीबीएसई एग्जाम, ठीक है। तो आप लेटर लिख लो कि मेरी बहुत अच्छा सीबीएसई का एग्जाम हुआ है, तो ये आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो। फिर टू सेलिब्रेट हिज सक्सेस माय पेरेंट्स, की मेरे बेटे ने बहुत अच्छा किया है, तो मैं आप ये बोल रहे हो कि यू विल बी ग्लैड टू नो दैट माय यंगर सन, मेरे बेटे ने बहुत अच्छा 11-12 सीबीएसई एग्जाम दिया है। तो टू सेलिब्रेट हिज सक्सेस, उसकी सक्सेस सेलिब्रेट करने के लिए माय पेरेंट्स एंड आई हैव प्लान्ड अ सरप्राइज गेट टुगेदर ऑफ क्लोज फैमिली एंड फ्रेंड्स एट आवर रेजिडेंस ऑन 20th जून फ्रॉम दिस इन द इवनिंग। तो इसने इनविटेशन लिख दिया कि मैं और तो अब तुम अच्छा पेपर दो, फिर तुम्हारे पेरेंट्स तुमको एक पार्टी थ्रो करने वाले हैं, राइट। तो वो इनवाइट कर रहे हैं, सरप्राइज पार्टी है कि हाँ भाई सब लोग आना, उसके पेपर खत्म हो गए हैं तो हम लोग पार्टी करेंगे, ये टाइम है, ये वेन्यू है। I hope to see you with us and don't forget to bring Ginny. We will all have a good time after many days.
तो ये आपका जो लास्ट लाइन है ये एक पॉजिटिव नोट है, ये सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, ना हमको कोई सब्जेक्ट लिखना होता, क्योंकि आप अपने कोई रिलेटिव या फ्रेंड को लिख रहे हो तो सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, वो आपका पूरा लेटर पढ़ेगा, राइट। तो इसलिए सब्जेक्ट हम मेंशन नहीं करते। यहाँ पे लास्ट में आप कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आउट ऑफ द सब्जेक्ट भी देना चाहते हो वो भी आप दे सकते हो। ये फॉर्मेट है इनफॉर्मल लेटर का। तो आई थिंक सबको क्लियर है। तो इनफॉर्मल लेटर किस चीज का? इनविटेशन का। तो इनफॉर्मल इनविटेशन हो गया। तो आपने इनवाइट इस तरीके से करना है। अब बात करते हैं कि मैम अब रिप्लाई करना है, मुझे तो एक इनविटेशन आया है कि मेरे दोस्त का जो है सीबीएसई एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है तो वो पार्टी दे रहा है। तो जैसे तुम लोगों ने डिसाइड किया होगा कि चल भाई तेरा पेपर अच्छा हुआ तो तू मुझे पार्टी देना, ठीक है, या उसको पार्टी देना। तो फाइनली तुमको एक दोस्त जो है उसने भेज ही दिया कि 12th बोर्ड खत्म होते ही पार्टी करेंगे, मेरे घर पे पार्टी है। तो तुम अब उसको रिप्लाई कर रहे हो, तो अगेन इनफॉर्मल करोगे तो कैसे करोगे? रिटन लाइक एन इनफॉर्मल लेटर आपको लिखना है। रिप्लाई कैन बी ऑफ एक्सेप्टेंस और रिग्रेट, कि मैं आ सकता हूं या नहीं आ सकता, ठीक है। फॉर्मेट हैज द फॉलोइंग डिटेल्स, सेंडर्स, डेट एंड सैल्यूटेशन, वही सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। बॉडी ऑफ द लेटर मस्ट हैव द फॉलोइंग, 3 चीजें होनी चाहिए। एक्नॉलेजमेंट ऑफ द इन्विटेशन, कि कौन सी चीज के लिए तुम लिख रहे हो, कौन से इन्विटेशन की बात कर रहे हो वो स्पेसिफिक कर दो। हो सकता है तुम्हारा फ्रेंड बहुत मस्त हो, वो कोई 7-8 पार्टी थ्रो कर रहा हो, उसमें से किसी एक में तुमको बुलाया हो, तो उसे पता तो लगना चाहिए कि तुम कौन से इन्विटेशन की बात कर रहे हो। तो एक्नॉलेजमेंट ऑफ द इन्विटेशन, एक्सेप्टेंस ऑफ द इन्विटेशन या रिग्रेट, आप बताओ कि मैं आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा। और फिर लास्ट में आपको अपनी हैप्पीनेस शो करनी है, अगर आप जा रहे हो, नहीं जा रहे तो आपको बेस्ट विशेस देनी है। एंड ऑफ द रिप्लाई विद बेस्ट विशेस इज द रिप्लाई। ये पूरा स्ट्रक्चर होता है, ये पूरा फ्लो होता है, ठीक है, रिप्लाई करने का इनफॉर्मल को। अब भाई हम लोग इनफॉर्मल रिप्लाई देखते हैं, कैसे इनफॉर्मल रिप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आपका देखो सेंडर्स एड्रेस आपको लिखना है, ठीक है। तो ये एक्सेप्टेंस का है, फिर आप डेट लिखेंगे, वही एब्रीविएशंस नहीं लगानी, वो सारे रूल सेम है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इनफॉर्मल है तो आप AUG लिख सकते हैं, नहीं, पूरा लिखो डेट तो, ठीक है। फिर आपका सैल्यूटेशन डियर रोशनी या जो भी, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, आप रेफरेंस लिख रहे हो, कौन सा इन्विटेशन? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर 25th वेडिंग एनिवर्सरी ऑन 22 May at 6 PM at the country club. I will be there at the appointed time. You remember Sudha, she is here in Delhi for a week and has confirmed to be there when I conveyed your message. तो यहाँ पे पूरा आपने लिख दिया कौन सा इन्विटेशन, और आपने लिख दिया I will be there, यानी कि मैं आऊंगी, तो एक्सेप्टेंस भी दे दिया। बाकी आप कुछ एक्स्ट्रा रिप्लाई मैसेज कुछ भी लिख सकते हैं। लास्ट में वेटिंग टू मीट यू, लॉट्स ऑफ बेस्ट विशेस, तो मतलब आप अपनी हैप्पीनेस शो कर रहे हैं और बेस्ट विशेस लिख रहे हो। लास्ट में आ जाएगा योर सिंसियरली शिप्रा या एनीबॉडी, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू शुड राइट द इनफॉर्मल रिप्लाई, आपको ऐसे देना है। फ्लो मैंने आपको बता दिया है। रेफरेंस ऑफ इन्विटेशन फर्स्ट, सेकंड क्या लिखना है भाई? आप लोगों को बताना है कि आ रहे हो कि नहीं आ रहे, एक्सेप्टेंस है, रिग्रेट। Acceptance, and then you can write some extra information in the informal reply. Then you can write you are very happy, excitement, thrilled, इस तरीके का कुछ लिख सकते हो, और फिर बेस्ट विशेस के साथ एंड करना है। Now here you can see, यहाँ पे फिर से सेंडर्स एड्रेस, डेट और सैल्यूटेशन, ये भी सेम है। पहले आप रेफरेंस दोगे, कौन से इन्विटेशन की बात हो रही है। I regret to inform that due to an outstation commitment, ठीक है, I will be out of Delhi from this to this। तो यहाँ पे आपने मना किया विद अ रीजन, ये इंपॉर्टेंट है, आप रीजन के साथ मना करेंगे। फिर आप बेस्ट विशेस दे रहे हो और लास्ट में योर सिंसियरली शिप्रा एंड कर रहे हो। सो आई थिंक सब लोगों को ये क्लियर हो गया है कि इनफॉर्मल रिप्लाई हमें कैसे लिखना है। तो इसी के साथ हमारा शॉर्ट टास्क जो है, शॉर्ट राइटिंग टास्क है, वो खत्म होता है। यानी कि हम लोगों को अभी इन्विटेशन में क्या क्या आ गया है, 3 मार्क्स का आता है, 3 मार्क्स का हमने सारा पढ़ लिया है। इन्विटेशन में हमने फॉर्मल भी पढ़ लिया है और हमने इनफॉर्मल भी पढ़ लिया है, ठीक है। और हमने इनफॉर्मल का रिप्लाई भी देख लिया है कैसे देना है, ठीक है। रिप्लाई में हमने एक्सेप्टेंस वाला भी देख लिया है और रिग्रेट वाला भी देख लिया है, राइट। इधर फॉर्मल के अंदर हम लोगों ने कार्ड टाइप भी देख लिया है और लेटर टाइप भी देख लिया है, और इसका हम लोगों ने रिप्लाई भी देख लिया है, अगेन एक्सेप्ट का, और हम लोगों ने रिग्रेट का
फॉर्मल रिप्लाई भी देख लिया है, राइट। सो ये सारी चीजें हमने देख ली। अब आपको क्वेश्चन में नहीं बोलेगा कि ये कौन सा टाइप है, आप क्वेश्चन रीड कीजिए, फिर आप खुद पता लगाओ कि भाई ये फॉर्मल की बात कर रहा है कि इनफॉर्मल की बात कर रहे हैं, ये आपको खुद को जज करना है। उसके बाद यू हैव टू डिसाइड कि कौन से फॉर्मेट को मुझे फॉलो करना है। क्वेश्चन रीड करके, इवेंट देख के, कितने लोगों को भेज रहा है उसको देख के यू हैव टू डिसाइड कि कौन सा इन्विटेशन लिखना है या कौन सा रिप्लाई लिखना है। तो अब हम बात करेंगे जॉब एप्लीकेशन की, जो कि है लॉन्ग राइटिंग स्किल्स की बात है। लॉन्ग राइटिंग स्किल्स में आता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे हमारी जो मार्किंग स्कीम है वो 5 मार्क्स है और हमारी जो लिमिट है वो 120 से 150 वर्ड्स की वर्ड लिमिट है, ठीक है। तो अब जॉब एप्लीकेशन के अंदर हम लोग बात करेंगे कि पहले तो पर्पस क्या है, क्योंकि जब तक पर्पस नहीं पता होगा हमें कैसे पता लगेगा कि सामने वाला आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। अगर आपको ये पता लग जाए कि उसका पर्पस क्या है, उसका रीडर कैसा है, कौन जॉब एप्लीकेशन पढ़ेगा, पढ़ते वक्त उसको क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है, तभी तो हम जॉब एप्लीकेशन अच्छे से लिख पाएंगे। तो हम पहले जॉब एप्लीकेशन को थोड़ा समझते हैं, फिर उसके टाइप समझते हैं और फिर हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जॉब एप्लीकेशन। तो सबसे एज पर द न्यू पैटर्न बाय सीबीएसई, लेटर राइटिंग 5 मार्क्स का है, वर्ड लिमिट 150 वर्ड्स तक है, 120 से 150 वर्ड्स। 1 आउट ऑफ द 2 जॉब एप्लीकेशन विद सीवी, लेटर टू द एडिटर जो है, आप लोग जॉब एप्लीकेशन दोनों में से कोई एक चीज हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट इंट्रोडक्शन। सबसे पहले जॉब एप्लीकेशन की जरूरत क्यों है भाई, हमें क्यों जॉब एप्लीकेशन लिखनी होती है, सबको पता है क्योंकि जॉब की जरूरत है। तो एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन मीन्स द लेटर रिटन फॉर गेटिंग अ जॉब, किसी को जॉब चाहिए तब आप जॉब एप्लीकेशन लिखते हैं। सामने वाले किसको लिखोगे, जो जॉब ढूंढ रहा है? नहीं, ऑब्वियसली जो जॉब दे सकता है, एम्प्लॉयर को आपको जॉब एप्लीकेशन लिखना होता है। तो इट इज प्राइमरी मीन्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द जॉब सीकर टू द एम्प्लॉयर, जिसको जॉब चाहिए वो जॉब सीकर है। जैसे मैं निहारिका मैम, मान लो निहारिका मैम जॉब सीकर है, जिसको जॉब चाहिए। एम्प्लॉयर कौन है? जो जो मुझे जॉब देगा, राइट। तो वो एम्प्लॉयर, जैसे अपनी कक्षा मान लो, तो एम्प्लॉयर इज समवन जो जॉब देता है, जॉब सीकर जिसको जॉब चाहिए, राइट। तो आगे बात करते हैं, थ्रू द जॉब एप्लीकेशन जॉब सीकर ऑफर्स हिज और हर लेबर एंड सर्विस इन रिटर्न, ठीक है। तो जो जॉब सीकर होता है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जो भी उसके स्किल सेट है, जो भी चीजें हैं उसके बारे में एम्प्लॉयर को बताता है कि मुझे ये आता है, मतलब अपनी तारीफें करता है, अपने बारे में बताता है। तब एम्प्लॉयर को ये एक्सप्लेन करता है कि तुम्हारे यहाँ पे जो वैकेंसी है उसके लिए मैं जस्टिफाइड हूं कि नहीं हूं, तो अपनी क्वालिफिकेशन स्किल सब चीजें बताता है। तो एम्प्लॉयर इन रिटर्न तो आपको पता ही है फिर क्यों करता है, राइट, ऑब्वियसली। एंड देन एम्प्लॉयर वो उसके स्किल सेट चेक कर। अब मान लो कि अगर कोई इंसान जॉब अप्लाई कर रहा है और एक एप्लीकेशन लिख रहा है, तो वो एप्लीकेशन में क्या लिखेगा, जो एम्प्लॉयर को जानना हो वही लिखेगा। एम्प्लॉयर को तो आप ऐसे सोचो कि अगर एम्प्लॉयर है, उसको एक जॉब एप्लीकेशन मिलती है तो उसको क्या क्या चाहिए, उसको उस इंसान की पर्सनल इंफॉर्मेशन चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में पता होना चाहिए, उसको उसके प्रीवियस उसने जो जॉब्स की क्यों छोड़ी उसके रीजंस पता होने चाहिए, उसको कितने साल एक्सपीरियंस है, उसको क्या क्या स्किल्स आती है, उसने प्रीवियस जॉब्स में क्या क्या किया हुआ है, ये चीजें उसको पता होंगी। उसके अचीवमेंट्स क्या हैं, राइट, उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, या जो भी उसके एक्स्ट्रा ऐसे पॉइंट्स क्या हैं जिसके लिए एम्प्लॉयर उसी को हायर करे, एवरीथिंग। तो वो सारी चीजें वो क्या है उससे एक जॉब एप्लीकेशन में एक्सपेक्ट करता है। तो आपको एक जॉब एप्लीकेशन में ये सारी चीजें लिखनी होती हैं। Therefore, the application for employment acts as a personal advertisement। तो एक तरीके से ये ऐसा है कि आप खुद का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो कि भाई मैं ये हूं, मैंने ये किया है, मैंने ऐसा किया है, ठीक है। तो आप अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो। जॉब एप्लीकेशन कंटेन्स अपील फॉर द जॉब, आप उसमें अपील कर रहे हो कि मैंने तुम्हारा ये एडवर्टाइजमेंट देखा था, मुझे तुम्हारी इस वैकेंसी के बारे में पता चला, मैं तुम्हारी वैकेंसी में इंटरेस्टेड हूँ, क्यों इंटरेस्टेड हूँ, और ये मेरी क्वालिफिकेशन है, ठीक है, आप मतलब मुझे क्यों लो, इस तरीके की चीजें आपको लिखनी होती है। तो आप एक अपील करते हो जॉब के लिए, अलॉन्ग विद द जॉब सीकर्स पर्सनल डेटा लाइक नेम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस आपको साथ में लिख के देना होता है, राइट। अब हम बात करते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या है। अभी मैंने आपको एक फॉर्मल इनविटेशन के अंदर फॉर्मेट बताया था, वो इनविटेशन था, ये जॉब एप्लीकेशन है, पर फॉर्मेट फॉर्मल लेटर का सेम ही होता है।
तो सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर्स एड्रेस, फिर सब्जेक्ट, फिर सैल्यूटेशन, बॉडी, कॉम्प्लीमेंट्री, क्लोज, और ये एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है आपके इनक्लोजर्स। इनक्लोजर्स मीन्स कि आपने उस लेटर के साथ में कुछ होता है ना, आपकी 10th-12th की मार्कशीट या आपका बायोडाटा, आपका रिज्यूमे, आपके डॉक्यूमेंट आईडीज, ये आप भेज रहे हो साथ में, राइट, योर बैंक स्टेटमेंट्स, राइट। तो ऐसी चीजें भी पूछी जाती हैं जो एक एम्प्लॉयर को रिक्वायर्ड होता है कि आप जो बोल रहे हो वो कितना सच है, उसके लिए आपको कुछ एज अ प्रूफ सर्टिफिकेशंस और चीजें भेजनी होती है। तो इनक्लोजर्स में हम वो लिख देते हैं कि इनक्लोजर्स में मतलब जो हम तुम्हें लेटर भेज रहे हैं इसके साथ ये चीजें हैं। तो इनक्लोजर्स में जस्ट हमें ये मेंशन करना होता है कि आपने लेटर के साथ और क्या क्या भेजा है। तो इस तरीके से हम लेटर लिखते हैं। तो एक सैंपल हम देख लेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। उससे पहले हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। पहला, अ बिजनेस लेटर मस्ट बी स्पेसिफिक, फैक्चुअल एंड ब्रीफ। अगर आप किसी एम्प्लॉयर को लेटर लिख रहे हो, उसके पास इतना टाइम थोड़ी है कि वो मतलब आपकी लैंग्वेज इंटरप्रेट करे। आपने उसमें बहुत शानदार वोकैब लिखी है तो बैठ के वोकैब के मीनिंग देख रहा है कि अच्छा इसका मतलब क्या होता है। ऑफ कोर्स एम्प्लॉयर बहुत बिजी है तो उसके पास बहुत एप्लीकेशंस आ रही है। तो आपकी जो एप्लीकेशंस है उसको फैसिनेटिंग कब लगेगी? जब वो छोटी हो, फैक्चुअल हो, टू द पॉइंट हो, तभी अच्छी लगेगी। उसमें फैक्ट्स हो, ऐसे ही फालतू झूठ नहीं मार रखे हो, जो एक्चुअल चीजें हैं वही लिखी हो, राइट। तो अ बिजनेस लेटर मस्ट बी स्पेसिफिक, ठीक है, फैक्चुअल एंड ब्रीफ होना चाहिए। इट शुड बी फॉर्मल इन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन में फॉर्मल होना चाहिए, इनफॉर्मल नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम अपने रिश्तेदार को नहीं लिख रहे हो कि अपनी दुकान पे बिठा लो मुझे, राइट। यू आर राइटिंग टू इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जॉब एप्लीकेशन किसको लिखोगे? एम्प्लॉयर को, जो एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन का है। तो आप यहाँ पे फॉर्मल एक्सप्रेशन लिखेंगे। देयर इज नो इंडेंटेशन। इंडेंटेशन मीन्स पहले क्या होता था, मतलब पुराने जमाने में जो पहले का लेटर फॉर्मेट था उसमें से होता पैराग्राफ जब लिखते थे तो पैराग्राफ चेंज करते थे तो इतनी सी जगह छोड़ देते थे, फिर ऐसे से फिर लिखने लग जाते थे। तो कुछ कुछ होलो स्पेसेस हम लोग छोड़ते थे। मतलब मेरे बचपन में, तुम्हारा तो बचपन चल ही रहा है, ठीक है, तुम तो 12th में हो, तो मेरे बचपन में लेटर राइटिंग ऐसे सिखाई जाती थी। अब ऐसा नहीं है, अब हमको कोई होलो स्पेसेस वगैरह नहीं छोड़ने और सारा लेटर लेफ्ट लाइन हम लोगों को लिखना है। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया है। आप पैराग्राफ चेंज कर रहे हो तो अगेन आपको क्या करना है, लेफ्ट लाइन लेटर लिखना है। नेक्स्ट इज द कंटेंट मस्ट बी वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड सेपरेट पैराग्राफ्स में होना चाहिए, एक ही पैराग्राफ में नहीं निपटाना। 3 पैराग्राफ में हम लिखेंगे, ये लॉन्ग राइटिंग है। तीनों पैराग्राफ में क्या क्या लिखना है अभी मैं उसके बारे में बात करूंगी। द लैंग्वेज मस्ट बी एप्रोप्रिएट एंड कर्टियस, क्लियर लैंग्वेज होनी चाहिए। लैंग्वेज शुड बी लूसिड ना, कि भाई स्पष्ट तो होना चाहिए क्या लिख रहे हो, कैसे लिख रहे हो, क्या किया हुआ है। वर्ड लिमिट 153-4 पैराग्राफ आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये पॉइंट्स टू रिमेंबर है। लेफ्ट लाइन आपको लेटर लिखना है। और अब लेटर लिखने से पहले हम ये देखते हैं कि हमें जॉब एप्लीकेशन कितने तरीकों से लिख सकते हैं। तो एक तो होता है कवर लेटर, राइट। वन इज द कवर लेटर। आई डोंट नो ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा होगा आपको, मैं लिख देती हूँ फिर भी। एक तो है आपका कवर लेटर, ठीक है, और दूसरा क्या है आपका बायोडाटा या सीवी, ठीक है। तो हम लोग 2 तरीके से जॉब एप्लीकेशन देते हैं। तो हमने जो अभी लेटर देखा, फॉर्मेट देखा, दोनों में लगभग सेम सा फॉर्मेट होता है। इसमें हम लेटर फॉर्मेट में नहीं लिखते, टेबुलर फॉर्मेट में लिखते हैं। टेबल बना के हम लोग अपनी चीजें स्पेसिफाई कर देते हैं। इसमें हम लेटर लिखते हैं, थोड़ा ब्रीफ आउट करते हैं और साथ में बायोडाटा दे देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कवर लेटर की बात करेंगे। एप्लीकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट एक्ट्स एज अ पर्सनल एडवर्टाइजमेंट। तो इसमें क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, अचीवमेंट, डिजायर टू जॉइन, नोटिस पीरियड, ये सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप कितने टाइम। मैं अगर मेरी बात करूं, अगर मैं मेरा लिखूंगी तो लिखूंगी कि भाई मैं बीटेक हूँ, इंजीनियर हूँ, ठीक है, मेरा 7-8 साल का एक्सपीरियंस है, मेरी जो भी अचीवमेंट्स है, जैसे रिसेंट अचीवमेंट, मेरी बुक भी आती है इंग्लिश की, ठीक है, तो आई एम एन ऑथर। तो इस तरीके की आप अपने अचीवमेंट्स बता सकते हो। डिजायर टू ज्वाइन, मैं आपकी कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी है, आपका विजन बहुत अच्छा है, ठीक है, वहां पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आप नोटिस पीरियड भी लिखेंगे कि अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे लेना, मतलब जो लेना चाहते हो
तो मैं अभी ज्वाइन नहीं कर सकती, मुझे 1 महीने का नोटिस पीरियड मेरे करंट ऑर्गेनाइजेशन में देना पड़ता है, तो मैं 1 महीने बाद ही ज्वाइन करूंगी। तो ऐसे आप लास्ट में एक नोटिस पीरियड भी बता सकते हैं कि इतने टाइम का मुझे नोटिस पीरियड देना है। अब हम बात करते हैं कवर लेटर। अगर हम कवर लेटर लिख रहे हैं तो वैल्यू पॉइंट्स क्या हैं? तो हम 3 पैराग्राफ, लेटर का फॉर्मेट तो वही है फॉर्मल वाला, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन। नीचे का वही है, आपके जो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है और आपका इंक्लोजर है। जो बीच का हिस्सा है, जो बॉडी है, अब हमारे पास वर्ड लिमिट ज्यादा है, तो हम एक पैराग्राफ में खत्म नहीं करेंगे। फॉर्मल इन्विटेशन हम एक पैराग्राफ में खत्म कर रहे थे, ये हम एक पैराग्राफ में खत्म नहीं करेंगे। इसके लिए हम 3 पैराग्राफ यूज करेंगे और पहला और आखिरी हम छोटे लिखेंगे, बीच का हम बड़ा लिखेंगे। ठीक है, पहला और, क्योंकि अगर आप पहला इतना बड़ा लिख देते हो, लास्ट के छोटे छोटे पैराग्राफ लिखते हो, वो बहुत अनऑर्गेनाइज्ड लेटर लगता है और बोरिंग भी, क्योंकि आपने शुरुआत ही इतनी लंबी चौड़ी कर दी है। तो हम लोग, हमारा फर्स्ट पैराग्राफ छोटा, लास्ट पैराग्राफ छोटा, बीच का बड़ा। तो बड़ी चीज में क्या आएगा? ऑब्वियसली तो पहला छोटा, जो शुरुआत है हम कैसे करेंगे? हम विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट करेंगे। हम बताएंगे कि आपके यहाँ पे जो जॉब की वैकेंसी निकली है, मुझे कहाँ से पता चला? मुझे पता लगा यहाँ से, लिंक्डइन से, या मुझे न्यूज़पेपर से आपकी एडवर्टाइजमेंट देखी जहाँ पे मुझे पता चला आपको इसकी रिक्वायरमेंट है, तो मैं इस पोस्ट में इंटरेस्टेड हूँ। तो आपने एडवर्टाइजमेंट का रेफरेंस दिया कि आपको कहाँ से पता चला, और आप लिख रहे हो कि मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, तो आपने अपना इंटरेस्ट शो कर दिया है। अब आपने अपना इंटरेस्ट तो शो कर दिया, अब सामने वाले को भी तो खुद में इंटरेस्टेड करवाना है। तो सेकंड पैराग्राफ में हम लिखेंगे कि भाई तुम मुझे क्यों लो, योर क्वालिफिकेशंस इन ब्रीफ। तो आपको लिखना है कि मेरी ये क्वालिफिकेशन है, मैं बीटेक हूँ, ठीक है। अ समरी ऑफ योर अचीवमेंट्स, मैं ऑथर हूँ, मैं 7 साल से पढ़ा रही हूँ, या मैं ठीक ठाक पढ़ा लेती हूँ, मेरा अच्छा फीडबैक है, मेरे इतने व्यूज है, मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं, ये वो फलाना ढिमकाना। ठीक है, तो ऐसे करके आप थोड़ा अपना बखान करेंगे। ठीक है, ब्लो योर ओन ट्रम्पेट, राइट। सो अ समरी ऑफ योर अचीवमेंट्स यू हैव टू राइट। ठीक है, योर एक्सपीरियंस इन ब्रीफ योर प्रेजेंट जॉब। अब आप कहाँ काम कर चुके हो, क्या क्या काम किया हुआ है वहां पे, ठीक है, और क्या क्या काम कर सकते हो, क्या क्या स्किल सेट है। मुझे पावर पॉइंट बनानी आती है, मुझे वर्ड, मुझे एमएस ऑफिस यूज करना आता है, कंप्यूटर यूज करना आता है, आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर, कुछ भी आप सारी अपनी जो अचीवमेंट्स हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स हैं, वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। थर्ड पैराग्राफ, आपने सामने वाले को बता दिया कि ये एडवर्टाइजमेंट थी, इसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ, और ये मेरी क्वालिफिकेशन है, ये मेरी अचीवमेंट्स हैं, और ये मेरा एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से तुम मुझे ले सकते हो। लास्ट में आप ये बताओगे कि मैं तुम्हारी कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहता हूँ, राइट। और लास्ट में बताओगे कि अगर तुम मुझे ज्वाइन करवाना चाहते हो तो मुझे इतना टाइम दे देना प्रेजेंट जॉब छोड़ने के लिए। तो योर डिजायर टू ज्वाइन द न्यू इंस्टीट्यूशन, व्हाई यू वांट टू ज्वाइन दिस इंस्टीट्यूशन, ठीक है, व्हाई यू आर इंटरेस्टेड, तो वो बताना है। योर इमोशनल ट्रेट्स दैट मेक यू सुटेबल फॉर द पोस्ट, थोड़ा लिख दो कि आपको क्यों लगता है कि आप उसकी उस पोस्ट को जस्टिफाई कर पाओगे। ठीक है, और फिर लास्ट में द नोटिस पीरियड, कि भाई मेरी प्रेजेंट जॉब में ये इतना नोटिस पीरियड है, मुझे इतना टाइम चाहिए ज्वाइनिंग के लिए। तो दीज आर द की पॉइंट्स, वैल्यू पॉइंट्स जिसका ध्यान रखना है। और बायोडाटा के अंदर हमको क्या करना होता है, बायोडाटा सीरीज जनरली डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, 4 पार्ट्स हैं। पर्सनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड रेफरेंसेस, बस। उसमें कहानी नहीं लिखनी, ये मुझे चाहिए, मैं इसलिए इंटरेस्टेड हूँ या उसलिए इंटरेस्टेड हूँ, नो, जस्ट द डेटा। सामने वाले को डेटा दे दो, वो खुद समझ जाएगा, ठीक है, कि तुम्हें लेना है कि नहीं लेना। तो हम स्टार्ट करते हैं कि बायोडाटा, जैसे हमने फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट देखा कि फॉर्मेट कैसा होता है, वही सेंडर्स, एड्रेस, डेट वगैरह। बायोडाटा का फॉर्मेट कैसा होता है? फॉर्मेट ऐसा होता है कि आपको पर्सनल डिटेल ऊपर लिख दो, बायोडाटा, लाइन लिख सकते हो बायोडाटा, या पर्सनल डिटेल्स भी लिख सकते हो, बायोडाटा इज मोर अप्रोप्रिएट। फिर आप लिखो नेम, फादर्स और मदर्स नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट नंबर, नेशनैलिटी, प्रेजेंट एड्रेस, मैरिटल स्टेटस, मैरिड हो कि अनमैरिड, जेंडर मेल फीमेल, ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस नाम वही लिखो जो लेटर में दिया हुआ है, या तो वही लिखो, या ABCD या ऐसा कुछ लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग एक ऐसा टैबुलर फॉर्म बनाएंगे, बिल्कुल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, और एक टेबल बनाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही आपको टेबल बनाना है, और उसमें पहले कॉलम में आपको लिखना है नेम ऑफ द एग्जामिनेशन, कि आपका 10th का, 12th का, कॉलेज का आपको उसके बारे में बताना है। नेम ऑफ द बोर्ड यूनिवर्सिटी, कौन सी बोर्ड यूनिवर्सिटी से किया है। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, आपके स्कूल या कॉलेज का नाम।
ईयर ऑफ पासिंग, कौन से साल में पास हुए वो, और उस टाइम आपकी परसेंटेज कितनी आई थी। तो ये आपके बायोडाटा का मेन फॉर्मेट है कि ये चीज आपको लिखनी रहती है। फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस भी बताओगे, कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस की हुई हैं तो वो भी टेबुलर फॉर्म में बना के बता सकते हो कि ये एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन किए हुए हैं, मैं सर्टिफाइड मैथमेटिक्स टीचर हूँ या इंग्लिश टीचर हूँ, कहाँ से, ये एवरीथिंग। फिर आप एक्सपीरियंस लिखेंगे, शुड बी रिटन फ्रॉम लेटेस्ट टू द ओल्डेस्ट अलोंग विद द ड्यूरेशन। आपको लेटेस्ट से ओल्डेस्ट की तरफ लिखना होता है, सबसे ऊपर हमको लेटेस्ट लिखनी होती है, सबसे नीचे हमें जो हमारी फॉर्मर पहले की होती है वो लिखनी होती है। तो करंट सबसे ऊपर आती है। आई थिंक कुछ बायोडाटास के अंदर उल्टा लिखा होता है, तो करंट सबसे ऊपर लिखोगे कि भाई मैं 2015 से लेके 2022 तक इस वाली कंपनी में हूँ, अभी 22 चल रहा है तो 22 में इस कंपनी में हूँ, और उससे पहले क्या था, ऐसे करके। तो यू इट शुड बी रिटन फ्रॉम लेटेस्ट टू द ओल्डेस्ट अलोंग विद द ड्यूरेशन, कि 2 साल 4 साल। हॉबीज एंड इंटरेस्ट, अचीवमेंट्स एंड स्किल, लैंग्वेज नोन, सैलरी ड्रॉन, सैलरी एक्सपेक्टेड, टेस्टिमोनियल्स। टेस्टिमोनियल्स लास्ट में मेंशन कर सकते हो कि नेम और डेजिग्नेशन और जो भी है, कि कोई इंसान आपके बारे में कुछ लिखा है उससे रिलेटेड, कि आप इससे पूछ सकते हो कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, तो आप वहां पे उस इंसान का नाम, डेजिग्नेशन नंबर, डिटेल्स दे सकते हैं। एंड लास्ट में रेफरेंसेस, कि ये इनसे भी आप पता कर सकते हैं, रेफरेंसेस हो गया, और डेट, प्लेस और सिग्नेचर, कहाँ पे आपने बायोडाटा लिखा, प्लेस और लास्ट में आपका सिग्नेचर। सो दिस इज द कंप्लीट वैल्यू पॉइंट्स ऑफ योर बायोडाटा। बायोडाटा हमको ऐसे लिखना है। अब एक सैंपल लेटर दिखा देती हूँ आपको, जिससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि हमें जॉब एप्लीकेशन कैसे लिखनी है और बायोडाटा कैसे लिखना है। तो सबसे पहले तो हम सैंपल कवर लेटर देखेंगे कि ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। यू आर अनिल कुमार, आप अनिल कुमार हो, ठीक है। यू विश टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रिंसिपल इन डीएवी पब्लिक स्कूल। पीतमपुरा के अंदर जो डीएवी पब्लिक स्कूल है उसमें आप वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल अप्लाइंग फॉर द जॉब। योर लेटर शुड बी अकम्पनीड बाय अ बायोडाटा, यानी कि आपको लेटर भी लिखना है और आपको बायोडाटा भी लिखना है, दोनों चीजें आपको लिखनी है। इनक्लोजर में आप लिखोगे कि मैं बायोडाटा भेज रहा हूं, और फिर नीचे आप बायोडाटा बना के लिखोगे, तो दोनों चीजें आपको लिखनी है। तो आप कैसे लिखोगे, आप कवर लेटर से शुरू करोगे। कवर लेटर में आप सबसे पहले लिखोगे सेंडर्स एड्रेस, राइट, वही, फिर लाइन गैप, फिर आप लिखोगे डेट, फिर लाइन गैप, फिर लिखोगे रिसीवर। डीएवी पब्लिक स्कूल के लिख रहे हो ना, यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस क्या है, अनिल कुमार है, राइट, तो आप यहाँ पे अनिल कुमार एबीसी हाउस वगैरह से कुछ भी शुरू कर सकते हैं। रिसीवर्स एड्रेस कौन है, भाई आपका स्कूल है डीएवी स्कूल, तो द प्रिंसिपल डीएवी स्कूल पीतमपुरा। अब सब्जेक्ट आप यहाँ पे सब्जेक्ट लिख के पूरा लिखेंगे, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रिंसिपल, ठीक है, ये आपको लिखना है आपका सब्जेक्ट कि वाइस प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर रहा हूं। फिर आप लिखेंगे सैल्यूटेशन, सर या मैम, राइट। तो अब यहाँ पे पैराग्राफ 1, मैंने आपको बोला हम 3 पैराग्राफ में कवर लेटर को लिखेंगे। पहले पैराग्राफ में हम ये बताएंगे कि मुझे तुम्हारी इस पोस्ट के बारे में कहां से पता लगा और मैं इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। तो दिस इज विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज डेटेड दिस फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रिंसिपल इन योर एस्टीम्ड इंस्टीट्यूशन, आई विश टू अप्लाई फॉर द सेम। इसने एडवर्टाइजमेंट के बारे में बता दिया, इस न्यूज़पेपर से इस तारीख को एक ऐड आई थी, तो वहां से मुझे पता चला और मैं इसके अंदर अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हूँ, आई विश टू अप्लाई फॉर द सेम। तो पहला पैराग्राफ छोटा लिखना है, जो कि छोटा है। फिर पैराग्राफ 2 थोड़ा बड़ा लिखेंगे, जिसमें हम अपने क्वालिफिकेशन, अपने अचीवमेंट के बारे में बताएंगे। विद ओवर अ डिकेड ऑफ एक्सपीरियंस, ज्यादातर लोग बोलते हैं आई एम हैविंग मोर देन 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, और एक बच्चा ये लिख रहा है, दूसरा बच्चा लिख रहा है विद ओवर अ डिकेड एक्सपीरियंस। तो ऑब्वियसली ये फंक्शनल लैंग्वेज है, ये फॉर्मल लैंग्वेज है, इसके ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो आपके जो 5 नंबर हैं उनमें से 1 मार्क फॉर्मेट का है, 2 मार्क आपके कंटेंट का है, और 2 मार्क आपकी एक्सप्रेशंस का है, फंक्शनल लैंग्वेज का है, कि आपने उसको कितना एप्रोप्रिएट, कितना ब्यूटीफुली लिखा है। So with over a decade of experience in imparting quality education to senior students, I have also handled the charge of the science department in my present school for the past 7 years. I have been a part of the teachers association and school activities and have hosted many inter-school events. तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, इससे क्लियरली दिख रहा है कि वो अपनी क्वालिफिकेशंस, अपनी अचीवमेंट्स के बारे में यहाँ पे बता रहा है। थर्ड पैराग्राफ में आप क्या लिखेंगे, थर्ड पैराग्राफ में आप ये बताएंगे कि भाई
मैं तुम्हारा इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करने में क्यों इंटरेस्टेड हूँ, और फिर लास्ट में अपना नोटिस पीरियड के बारे में। आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू द डिटेल अकाउंट ऑफ माई एकेडमिक अचीवमेंट एंड माई करियर ग्राफ जो है उसकी देख लो, बायोडेटा मैंने लगाया हुआ है। आई लुक फॉरवर्ड टू बी मीटिंग विद यू सो आई कैन ज्वाइन योर प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन। थोड़ा इंस्टीट्यूशन की तारीफ कर दो कि मैं इसको ज्वाइन करना चाहता हूँ, राइट, इन द कैपेसिटी ऑफ द वाइस प्रिंसिपल। I must also mention that I need to give 3 months notice in case I resign from my current job। अगर मुझे करंट जॉब छोड़नी है तो भाई मुझे 3 महीने का टाइम जरूर दे देना, लाइक दिस। तो आपको ये थर्ड पैराग्राफ में मेंशन करना पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं लास्ट में, योर सिंसियरली साइन, नाम, आपके हेडमास्टर जो भी डेजिग्नेशन है वो लिखना है। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे इनक्लोज, जैसे आप सब्जेक्ट लिखते हो फिर कॉलम लगाते हो फिर सब्जेक्ट लिखते हो, वैसे इनक्लोज कॉलम लगा के वर्ड लिखना है। फिर आपको ये 4 चीजें एग्जैक्टली रट लो, यही लिख देना, बायोडेटा, अटेस्टेड सर्टिफिकेट्स, टेस्टिमोनियल्स एंड रेफरेंस। अटेस्टेड सर्टिफिकेट्स 4 हैं, टेस्टिमोनियल्स 2 हैं, रेफरेंस 2 हैं, ठीक है, और बायोडेटा भी है। तो अब आपको बायोडेटा लिखना है, ठीक है, क्योंकि आपने इंक्लोजन में बायोडेटा लगाया है तो अब आप बायोडेटा लिखेंगे। तो अब हमें ये समझ में आ गया कवर लेटर हमको कैसे लिखना है। अब इसके साथ हमने जो बायोडेटा भेजा है वो हम कैसे लिखेंगे। तो बायोडेटा के लिए वही फॉर्मेट जो मैंने आपको बताया था वही। तो यहाँ पे नेम क्या है, अनिल कुमार, फादर्स नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, इंडियन। मोबाइल नंबर खुद का नहीं लिखना, कुछ भी ऐसा लिखो जैसे इसमें 989898 लिखा हुआ है, तो पता लगना चाहिए कि फेक नंबर है, तुम्हारा खुद का नहीं है। नेक्स्ट है परमानेंट एड्रेस, मैरिटल स्टेटस अनमैरिड, जेंडर मेल, ईमेल आईडी, ठीक है। और फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में वही जो मैंने आपको बताया था, एग्जामिनेशन इंस्टीट्यूशन, परसेंटेज एंड ईयर ऑफ पासिंग, तो आपने ये लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आप लिख रहे हैं प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, कोई सर्टिफिकेशन हो कि बीएड है, ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, इतना परसेंट है, इतना ईयर ऑफ पासिंग है, तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में कुछ भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको लिखना है एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस आपको लिखना है पूरा का पूरा फ्रॉम प्रेजेंट टू ओल्डेस्ट, राइट। तो ये थोड़ा सा डेट उल्टा है। पीरियड ऑफ सर्विस आपको ऐसे लिखनी है 1997 टू प्रेजेंट, 1995 टू 97, 1994 टू 1995, ऑपोजिट, ठीक है। तो लेटेस्ट ऊपर और नीचे आपको क्या लिखनी है, देखो टैबुलर फॉर्म में हम जब लिखते हैं तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1994, 95, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी मार्क्स नहीं कटेंगे, ये भी सही है जो लिखा हुआ है। पर हम जब आजकल बायोडेटा लिखते हैं तो हम लोग लेटेस्ट ऊपर लिखते हैं और जो ओल्डेस्ट होता है वो नीचे लिखते हैं, ठीक है। बट टैबुलर फॉर्म में जब हम कन्वर्ट कर देते हैं, अगर टैबुलर फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, पैराग्राफ में लिखोगे एक्सपीरियंस कि मेरा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक्सपीरियंस यहाँ पे लिखूं कि मेरी ABCD ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें मैं सीनियर लेक्चरर हूँ, ठीक है, और सीनियर लेक्चरर हूँ अभी, तो मैं लिखूंगी 2017 से लेके टिल डेट तक मैं अभी यहाँ हूँ, तो इसके बारे में आपने पूरा लिख दिया। फिर नीचे आप लिख रहे हो PQR ऑर्गेनाइजेशन, फिर यहाँ पे मैं टीचर हूँ, और फिर यहाँ पे लिख दिया कि 2015 से लेके 2017 तक मैं यहाँ थी। तो यहाँ पे पैराग्राफ फॉर्म्स है, तो आप यहाँ पे एक्सपीरियंस हर तरीके से लिख सकते हो। अगर आप एक्सपीरियंस पैराग्राफ फॉर्म्स में लिख रहे हो ऐसे ऐसे, तो लेटेस्ट पहले लिखना है फिर ओल्डेस्ट लिखना है, ठीक है। अगर आप ऐसे टेबल बना के लिख रहे हो तो वो क्लियरली मेंशन होता है ईयर, तो कोई दिक्कत नहीं है, पर एक फ्लो में होना चाहिए, क्रॉनिकल ऑर्डर होना चाहिए। तो जब टेबल बना के लिख रहे हो तो ये चल जाएगा, ये सही है। अगर पैराग्राफ में लिख रहे हो तो डेफिनेटली लेटेस्ट ऊपर आएगा, ओल्डेस्ट नीचे आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट और हॉबीज, अचीवमेंट्स, लैंग्वेज नोन, करंट सैलरी, एक्सपेक्टेड सैलरी में नेगोशिएबल लिख दो, ठीक है, तो ये आपको लिखना है। उसके बाद टेस्टिमोनियल्स आप एज इट इज ऐसे ही लिख देना, ABCD प्रिंसिपल लक्ष्मी पब्लिक स्कूल, ये नंबर है, दूसरा ये इंसान, इसका डेजिग्नेशन, मतलब नेम, डेजिग्नेशन और जो भी उसका ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका कुछ ऐसे होता है, नेम, डेजिग्नेशन, उसका ऑर्गेनाइजेशन, और फिर आपका फोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर आपको मेंशन करना है। तो ये इस तरीके से टेस्टिमोनियल्स आपको लिखने हैं, ABCD करके आप लिख सकते हैं। तो आई थिंक बायोडेटा सबको समझ में आ गया है अच्छे से, कैसे लिखना है, कवर लेटर कैसे लिखना है, तो जॉब एप्लीकेशन वाला सारा फंडा क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आपको जॉब एप्लीकेशन लिखनी है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, आप लोग इनमें से कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको सैंपल क्वेश्चंस दे दिए हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं
तो कैसे कहाँ की कर रहे हैं, तो फॉर्मेट सेम रहेगा। एक एग्जाम्पल मैंने करके दिखा दिया है, कुछ क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी दे दिए हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे हमारे न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग की, कि रिपोर्ट राइटिंग हमें कैसे लिखनी है। अब दो तरीके की रिपोर्ट राइटिंग होती है, वन इज न्यूज़पेपर, अनदर वन इज मैगजीन। जो बहुत जल्दी जल्दी में पढ़ते हैं रीडर्स, दो तरीके के होते हैं। जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग पढ़ते हैं वो थोड़े जल्दी में होते हैं, जल्दी जल्दी में अगर कोई पढ़ रहा है, ऑफिस जाना है, कम टाइम है, तो एक रीडिंग वो होती है। दूसरी होती है लेजर रीडिंग, होती है कि बहुत टाइम है, चाय पी रहे हैं आराम से, शाम की चाय के साथ पढ़ रहे हैं, तो काफी टाइम लगा लगा के डिटेल में पढ़ रहे हैं। वैसे ही हम मैगजीन रिपोर्ट राइटिंग करते हैं। न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग थोड़ा हरी के अकॉर्डिंग लिखा जाता है, बहुत डिटेल नहीं होता, ऑन एटलीस्ट ऑन द स्टार्टिंग पेजेस। एंडिंग पेजेस पे वो ऑब्वियसली डिटेल राइटिंग हो जाती है। तो हम दो राइटिंग पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग, मैगजीन रिपोर्ट राइटिंग। न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग थोड़ी छोटी रहेगी, कंसाइज रहेगी, टू द पॉइंट रहेगी, और जो आपकी मैगजीन रिपोर्ट राइटिंग है थोड़ी डिटेल्ड रहेगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग से। तो व्हाट इज न्यूज़पेपर रिपोर्ट? सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि रिपोर्ट होती क्या है, न्यूज़पेपर रिपोर्ट का पर्पस क्या है, राइट। A newspaper report is a brief factual account of some event, incident, occurrence that has already taken place. ठीक है, कोई ऐसे इवेंट या कोई ऐसा इंसिडेंट जो हो चुका है, अब आप उसकी बात कर रहे हो, जो चीज हो चुकी है उसकी बात कर रहे हैं। It is expected that the newspaper reporter correspondent report the incident objectively just as he sees it without using colorful language or adding any of his own ideas or implementations. तो बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि जो रिपोर्टर है वो उस इवेंट और इंसिडेंट के बारे में डिटेल में चर्चा करे, और जैसे उसने देखा बिल्कुल वैसे ही करे, बिना कोई घुमा फिरा के या बढ़ा चढ़ा के लिखे, ठीक है। तो एज इट इज उसको प्रेजेंट करे। तो जो न्यूज़पेपर रीडर होते हैं वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें इवेंट इंसिडेंट के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले, ना कि रिपोर्टर के बारे में या उस जगह के बारे में, नथिंग लाइक दैट। उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए जो हुआ उसके बारे में बताओ, कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, अब क्या हो रहा है, उसके ऊपर क्या एक्शन लिए गए, उससे रिलेटेड क्या फ्यूचर प्लान्स या डिसीजंस लिए गए। तो ये वो चाहता है सुनना। तो ये सारी चीज आपको कम से कम शब्दों में लिख के प्रेजेंट करनी होती है। तो यहाँ पे जैसे अगर मैं बात करूं, हु रीड्स अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट, अगर न्यूज़पेपर रिपोर्ट की बात करूं तो हमारे दो तरीके के रीडर्स हैं जो मैंने आपको मेंशन किया। पहला है जो बहुत आराम से पढ़ता है, लेजर रीडर होता है। दूसरा है जो बहुत जल्दी में पढ़ता है, जो बहुत हरी में होता है, राइट। तो देयर आर टू सिंपल रीडर्स, दो टाइप के रीडर्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हमें रिपोर्ट लिखनी रहती है। तो रीडर इन हरी कौन से रीडर्स हैं? दिस टाइप ऑफ रीडर माइट बी इन अ हरी टू लीव फॉर द वर्क, उनको काम है, he therefore wants to spend very little time reading the newspaper yet be aware everything that's happening in the world. वो सिर्फ ये जानना चाहता है कि दुनिया में क्या चल रहा है, बहुत ब्रीफ में चीजों को पढ़ना चाहता है just to get the knowledge, पर उसके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। Leisure reader, this type of reader is the one who would pick up the newspaper once again after having his breakfast to read the details of the news items that interest him or that he cares about. कि एक बार वो देख लेगा, फिर वो अपने फ्री टाइम में फिर से उसको उठा के डिटेल में उन टॉपिक्स या इवेंट्स को पढ़ता है जो उसके इंटरेस्ट के हैं, तो वो लेजर रीडर है। तो हमारे दो तरीके के रीडर्स हो गए। अब हम बात करेंगे कि न्यूज़पेपर रिपोर्ट में लिखना क्या क्या होता है और न्यूज़पेपर रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या है। तो पहला है हेडलाइन। आपको हेडलाइन देनी है कि भाई ये मेरा रिपोर्ट है, तो एक बढ़िया सी हेडलाइन होनी चाहिए, कैची हेडलाइन होनी चाहिए, तभी तो वो सामने वाला उसको पढ़ेगा, तभी तो उसके अंदर इंटरेस्ट आएगा कि भाई हाँ ये हुआ है, कुछ इंटरेस्टिंग हुआ है, तो वो उसको देखेगा। तो एक बहुत फैसिनेटिंग कैची हेडलाइन आपको लिखनी होती है, सेंटेंस नहीं लिखना होता, छोटी लिखनी होती है। अगेन इसको हम लोग किसमें कन्वर्ट करते हैं, इसको हम लोग 5 to 10 वर्ड्स के अंदर खत्म करने की कोशिश करते हैं। हमारी हेडलाइन छोटी होनी चाहिए। नेक्स्ट होता है बाय लाइन। बाय लाइन का मतलब क्या है? बाय लाइन के अंदर आप लिखते हैं नेम ऑफ रिपोर्टर या फिर नेम ऑफ न्यूज़पेपर, ठीक है। न्यूज़पेपर या रिपोर्टर का नाम हम लोग लिखते हैं।
क्योंकि ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट है तो हम रिपोर्टर का नाम लिखते हैं, न्यूज़पेपर का नाम तो पहले ही लिखा होता है, राइट। फिर हम प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ न्यूज हम लिखते हैं कि वो जो इंसिडेंट हुआ है या इवेंट हुआ है या फंक्शन हुआ है वो कौन सी जगह पे हुआ है। फिर हम डेट लिखते हैं उसके आगे कि किस तारीख को हुआ है। फिर हम हमारा रिपोर्ट स्टार्ट करते हैं। ये हमारा रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है, ऊपर का तो फॉर्मेट है। अब रिपोर्ट अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो रिपोर्ट किससे स्टार्ट करोगे? रिपोर्ट स्टार्ट करोगे पहले इंट्रो पैराग्राफ जिसको हम लीड बोलते हैं, ठीक है। फिर डिटेल्स ऑफ द इंसिडेंट, इवेंट, ओकेजन, आई विटनेस अकाउंट, प्लान ऑफ एक्शन एंड फ्यूचर प्लान। ये हमारी रिपोर्ट के 4 डिविजन्स हमको करने हैं। लीड में क्या आता है? लीड में आता है WH वर्ड्स। WH वर्ड्स में क्या आता है भाई? WH वर्ड्स में आता है कि ये क्यों हुआ, व्हाई, ये कब हुआ, व्हेन, ठीक है, ये क्या बोलते हैं, कहाँ हुआ, वेयर, ठीक है, क्या हुआ, व्हाट। तो ये सारे वर्ड्स क्या है? किसने किया, हु, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको लिखनी होती है स्टार्टिंग की लीड में। तो आप WH वर्ड जो है स्टार्टिंग की लीड में बताते हैं कि ये हुआ है, यहाँ हुआ, इस टाइम पे हुआ, इसने किया, लाइक दिस। फिर आप लिखते हैं डिटेल्स ऑफ द इंसिडेंट्स, इवेंट, अकरेंस, कि कैसे हुआ। तो सेकेंड चीज आप लिखते हैं हाउ, कि वो इवेंट कैसे हुआ, कैसे वो हुआ, उसका अकरेंस क्यों था, रीजन क्या था, उस टाइम पे क्या क्या हुआ, क्या क्या लोग कर रहे थे, और उसके बाद अभी क्या हो रहा है एट प्रेजेंट जब आप ये न्यूज प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। फिर आप आई विटनेस का एक स्टेटमेंट भी दे सकते हो एज इट इज। आई विटनेस के स्टेटमेंट को हमेशा डायरेक्ट स्पीच में देना चाहिए, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच पता है, डायरेक्ट स्पीच में हम लोग इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं और जैसे वो इंसान बोलता है वैसे ही लिखते हैं। इससे ये क्लियरली शो होता है कि आपने उसमें बढ़ा चढ़ा के कुछ नहीं लिखा है, जैसा आपको आई विटनेस ने बताया है आपने एज इट इज उसको कन्वे किया है। तो आई विटनेस अकाउंट जो है हमेशा डायरेक्ट स्पीच में आप लिखें। नेक्स्ट है प्लान ऑफ फ्यूचर एंड फ्यूचर प्लान, कि अब गवर्नमेंट क्या एक्शन ले रही है, पुलिस क्या एक्शन ले रही है, उस चीज के बाद में उसका फ्यूचर प्लान, एक्शन प्लान क्या रहा, वो आपको लिखना है। सो दिस इज द फ्लो ऑफ न्यूज़पेपर रिपोर्ट, राइट। तो अब हम देखते हैं कि उसको हम किस तरीके से, अगर मैं हेडलाइन की बात करूं तो हेडलाइन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो पहला है न्यूज़पेपर हेडलाइन शुड बी क्लियर एंड स्पेसिफिक। न्यूज़पेपर हेडलाइन बहुत स्पष्ट, क्लियर, स्पेसिफिक होनी चाहिए। इट शुड टेल द रीडर व्हाट द रिपोर्ट स्टोरी इज अबाउट एंड बी इंटरेस्टिंग इनफ टू कैच देयर अटेंशन एंड ड्रॉ देम इनटू रीडिंग इट। इट शुड बी 5 to 10 वर्ड्स की होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, कैच देयर अटेंशन, उनकी अटेंशन कैच करे द मोस्ट, एंड शुड बी सेंटर अलाइंड, अगेन सेंटर अलाइंड होनी चाहिए। हेडिंग बीच में आती है, पैराग्राफ ऐसे चलते हैं, रिपोर्ट ऐसे चलती है, ठीक है। तो हेडिंग लेफ्ट साइड में नहीं लिखनी, हेडिंग सेंटर अलाइंड है, बीच में लिखनी है, ठीक है। द हेडलाइन शुड बी अ कंप्लीट सेंटेंस और एटलीस्ट इंप्लाई अ कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस हो, छोटा हो पर मीनिंगफुल होना चाहिए। द यूज ऑफ आर्टिकल्स एंड कंजंक्शन शुड बी अवॉइडेड, आप आर्टिकल्स यूज ना करें, कंजंक्शंस का यूज ना करें। So the use of articles and conjunctions should be avoided, and या the या इस तरीके के आर्टिकल्स को अवॉइड करो, करना ही पड़ेगा तो क्या कर सकते हैं, पर अवॉइड करो कंजंक्शंस और आर्टिकल्स को। सो दीज आर द की पॉइंट्स ऑफ द हेडलाइन, कि न्यूज लेटर के अंदर, न्यूज रिपोर्ट लेटर बोल रही हूँ, न्यूज रिपोर्ट के अंदर हमारी हेडलाइन किस तरीके की होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं बाय लाइन। बाय लाइन में आप 2 चीजें लिखते हैं जस्ट हेडलाइन के नीचे, अगेन सेंटर अलाइंड होती है ये भी, जस्ट हेडलाइन के नीचे आपको लिखनी होती है नेम ऑफ रिपोर्टर या नेम ऑफ द न्यूज़पेपर, ठीक है, आपको लिखना रहता है, सेंटर अलाइंड होता है जस्ट बिलो द हेडलाइन, ठीक है। फिर हम लिखते हैं न्यूज़पेपर रिपोर्ट द लीड पैराग्राफ। लीड पैराग्राफ से पहले मैंने आपको बता दिया प्लेस लिखना है, फिर डेट लिखना है, फिर लीड पैराग्राफ। लीड पैराग्राफ में WH वर्ड्स मैंने आपको बताए कि व्हाट, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, व्हाट कुड हैपन, क्या हो सकता था या क्या हुआ। फिर हम लिखेंगे हु, किसने किया, हु डिड इट, हु डिड इट हैपन टू, किसको हुआ, हु एल्स वाज इन्वॉल्व्ड, और कौन कौन इन्वॉल्व था। फिर WH वर्ड वेयर डिड इट हैपन, कहाँ हुआ, वेयर एल्स विल बी इम्पैक्टेड, और उसका इम्पैक्ट और कहाँ कहाँ आया। व्हेन, कब हुआ, व्हेन डिड इट हैपन, व्हेन इज इट गोइंग टू हैपन, कब होगा या कब हुआ। Why did it happen, वो क्यों हुआ, कारण क्या है। Why will your reader care, क्यों वो इस चीज के लिए केयर करते हैं, ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से ये हुआ।
तो ये आपका होता है लीड। लीड मतलब द मेन थिंग, ऑल द डिटेल्स ऑफ द इंसिडेंट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु एंड व्हाट, ये सारी चीजें आपको लिखनी है। फिर बात आती है हमारी सेकंड पैराग्राफ की। सेकंड पैराग्राफ में हम क्या लिखते हैं, हाउ। हाउ की बात करते हैं कि कैसे हुआ, उसके बारे में डिटेल में लिखते हैं और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं। मतलब जो चीज पहले हुई, कोई चीज पास्ट में हुई है तो पास्ट की लिखो, अभी जो प्रेजेंट में हो रहा है वो प्रेजेंट की लिखो, उससे जो इम्प्लीकेशन आएगा जो फ्यूचर में होगा वो लिखो। कोई इंसिडेंट हो गया तो उसके बारे में बता दिया, अब वहां पे क्या माहौल है वो बता दिया, उस पे अब फ्यूचर में गवर्नमेंट क्या एक्शन लेने वाली है। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए, जो चीज जैसे जैसे हो रही है उसी ऑर्डर में आपको लिखना होता है कि वो चीज कैसे हुई है। द सेकंड पैराग्राफ ऑफ न्यूज़पेपर रिपोर्ट प्रोवाइड्स आंसर्स टू द क्वेश्चन हाउ, कैसे हुआ। द रिपोर्ट शुड गिव डिटेल्स ऑफ हाउ द इंसिडेंट इवेंट हैपेंड, क्रॉनिकल ऑर्डर के अंदर देनी होती है, इन अ सिस्टमैटिक मैनर। इट शुड आल्सो कैरी द आई विटनेस अकाउंट। अब ये जो आई विटनेस अकाउंट है इसकी बात करते हैं कि आपको इसी पैराग्राफ में आई विटनेस अकाउंट देना है। आई विटनेस अकाउंट को आप लिखिए डायरेक्ट स्पीच में। डायरेक्ट स्पीच में इसलिए ताकि ये आप बता सके रीडर्स को कि उसने जैसा बोला आपने बिल्कुल वैसे ही आप प्रेजेंट किया है, इनडायरेक्ट रूप में नहीं किया है। तो आप एक आई विटनेस अकाउंट भी यहाँ पे लिखें। अभी एक सैंपल करेंगे, उससे और अच्छे से समझ आ जाएगा। पॉइंट्स टू कीप इन माइंड व्हाइल राइटिंग अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट, लिखने के टाइम पे क्या पॉइंट्स का ध्यान रखना है। अगेन थर्ड पर्सन टू राइट योर रिपोर्ट, थर्ड पर्सन का यूज करना है। यूज पैसिव वॉइस वेयर द प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन द पर्सन कैरिंग इट आउट। प्रोसेस पे फोकस करना है, ठीक है, जो हुआ उस पे फोकस करना है, ना कि जो इसको करवा रहा है या कर रहा है उस पे फोकस नहीं करना, तो पैसिव वॉइस में रखना है। राइट इन 3-4 पैराग्राफ, वर्ड लिमिट ये है, मैक्सिमम मार्क्स अगेन 5 है। अब देखिए एक सैंपल देखिए, लीड क्वेश्चन का सैंपल, कि जैसे न्यूज़पेपर राइटिंग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रॉम द न्यूज़पेपर एक लिया हुआ है कि जिम्स, नाइट क्लब, स्पास, वीकली मार्केट शट इन सिटी, तो इसके बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पे जो पहला पैराग्राफ है, यू कैन से, आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज द हेडलाइन, राइट, एंड दिस इज टाइम्स न्यूज नेटवर्क। तो यहाँ पे क्या आ गया, XYZ, कोई भी न्यूज़पेपर का नाम या रिपोर्टर का नाम। फिर यहाँ पे देखो प्लेस आई है, राइट, पर यहाँ पे डेट नहीं दी हुई, राइट, प्लेस के बाद डेट नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे आप वो मेंशन ना करें, कोई बात नहीं। Stepping up preventing measures to control the outbreak, the Delhi government on Monday banned any gathering, religious, social, political, cultural or family of over 50 people in the capital till March 31. The ban doesn't apply to weddings. The government also ordered gyms, spa centers, nightclubs to be closed till the end of this month, while also banning weekly markets till March 31. तो एक डिसीजन वो इस रिपोर्ट में सुना रहा है जिसमें वो बता रहा है कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है, रीजन अभी तो ये बता रहा है कि क्या हुआ है। तो यहाँ पे इसने लिखा व्हाट हैपेंड, यहाँ पे हमें पता चला व्हाट हैपेंड, इस लाइन से पता चल रहा है कि ये सारे बंद हो गए हैं। हु डिड इट, तो उसमें लिखा हुआ है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने ये किया है, ठीक है, कहाँ हुआ, दिल्ली में हुआ है। व्हेन डिड हैपन, ऑन मंडे, मंडे उसमें लिखा हुआ है। व्हाई डिड इट हैपन, टू कंट्रोल द कोरोना आउटब्रेक, तो ऑब्वियसली कोविड आउटब्रेक के लिए यहाँ पे हमने मेंशन किया, तो वाई, क्यों हुआ। तो हमने सारे WH वर्ड्स के आंसर इस पहले लीड पैराग्राफ में दे दिए। अब हम लिखेंगे हाउ डिड हैपन, ठीक है, तो सेकंड में हम लिखेंगे एडिशनल डिटेल्स प्रोवाइडेड, जो भी होती है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, Harshvardhan announced preventive measures, announced closure of museums, advised students to stay at home, urged people to avoid non-essential travel, जो जरूरी नहीं है, तो एडवाइस, फ्यूचर प्लान्स, एक्शन प्लान्स, सारी की सारी चीजें एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे दे दी है। तो इसको बोलते हैं द सेकंड पैराग्राफ, हाउ इट हैपेंड, व्हाई इट हैपेंड, ठीक है, उसका थोड़ा सा डिटेल आप यहाँ पे दे सकते हैं। क्योंकि ये इंसिडेंट नहीं था तो इसमें हाउ इट हैपेंड का कोई केस नहीं है, बट हाँ क्या क्या हो रहा है प्रेजेंट में वो बता दिया है, और फ्यूचर प्लान, एक्शन प्लान भी लास्ट में यहाँ पे कवर कर दिए इन द थर्ड पैराग्राफ, राइट। चलिए अब हम सैंपल देखते हैं, ये सेंटर अलाइंड होगा, सॉरी इसको सेंटर में कर लीजिएगा, ठीक है, ये सेंटर अलाइंड होगा, यहाँ पे बीच में आएगा, थोड़ा सा इधर कर लीजिए, ठीक है, बिल्कुल सेंटर अलाइन, बिल्कुल ये आएगा फायर एट कमला मिल्स, और उसके बीच में आपको ये लिखना है, ठीक है। अब हम कैसे स्टार्ट करेंगे, देखिए सबसे पहले मुंबई 28 अगस्त, तो यहाँ पे प्लेस, ये आ गया आपका हेडलाइन,
ये आपका आ गया बायलाइन, ये आपका आ गया प्लेस, यहाँ आ गई डेट, कॉलम और रिपोर्ट स्टार्ट हो रही है। रिपोर्ट में लीड पैराग्राफ है ये। लीड पैराग्राफ मींस फायर ब्रोक आउट एट कमला मिल्स, कहाँ हुई, वेयर, कमला मिल्स पे हुई, बोरीवली में। कब हुई, व्हेन 11 PM पे फायर हुई। इन द लेट आवर्स यस्टरडे, ये भी व्हेन में ही आ गया। अराउंड 20 people have been reported killed and 35 injured। क्या हुआ, what happened, तो what happened, right? क्या हुआ, इतने लोग मारे गए, इतने लोग डेथ हो गई, फायर ब्रेकआउट हुआ। द फायर डिपार्टमेंट कैरिड आउट द रेस्क्यू ऑपरेशंस, द इंजर्ड हैव बीन एडमिटेड। अब क्या हो रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपने किसके बारे में बात की है, यहाँ पे आपने सबसे पहले पास्ट के बारे में बात की, क्या हुआ था। अब आप किसके बारे में बात कर रहे हो, प्रेजेंट के बारे में, कि अब क्या हो रहा है, रेस्क्यू टीम आ गई है, हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है। तो हमारा जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो सही है, पहले पुरानी बात की है, फिर अब की बात कर रहे हैं। तो ये समझ में आ गया हमारा लीड पैराग्राफ। फिर आप क्या लिखोगे कि कैसे हुआ और आई विटनेस, दो चीजें हम लिखेंगे। फायर इज सेड टू हैव बीन कॉज्ड बाय अ जगलर, हाउ, कॉज्ड बाय, किसने किया, हाउ, राइट। यहाँ पे आपने लिख दिया हु कॉज्ड इट एंड देन हाउ इट हैपेंड, ठीक है। Who was performing fire tricks in the 1x2 restaurant on the 3rd floor? The fire spread, यहाँ पे आपने लिख दिया how, कैसे स्प्रेड हुई। द फायर स्प्रेड एज अ कर्टन कॉट फायर, उसको फायर, कर्टन को एक फायर लग गई। अ पर्सन इंजर्ड इन द एक्सीडेंट, राजेश सेड, राजेश सेड, यहां से राजेश कौन है, राजेश है आई विटनेस। और यहाँ पे आप देख सकते हो इन्वर्टेड कॉमा, तो ये क्या है आपकी डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच हम लिखेंगे, ठीक है। मैनी, राजेश सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, many people ran into the washroom to save their lives but get suffocated to death, the fire was huge and spread fast, I am lucky I survived। यहाँ पे आपकी रिपोर्टेड स्पीच आई विटनेस की खत्म हो गई, ये आपका आई विटनेस था। फिर आप लिख रहे हैं द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैव सेड द प्लेस हैड नो फायर एग्जिट, कि ये तो आई विटनेस राजेश बता रहा है, और सेकंड आई विटनेस कौन है, कि इन्वेस्टिगेटिंग जो ऑफिसर्स है उन्होंने बताया कि कोई फायर एग्जिट था ही नहीं। तो आपने सब बता दिया, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, एवरीथिंग। अब आपने बता दिया, एक आई विटनेस के बारे में बता दिया। अब आप क्या बताओगे, फ्यूचर प्लान्स क्या है, एक्शन प्लान्स क्या है, अब आप ये बताओगे। तो आप यहाँ पे लिखोगे द चीफ मिनिस्टर हैज ऑर्डर्ड द क्लोजर ऑफ द रेस्टोरेंट एंड चार्ज देम ऑफ इग्नोरिंग द फायर सेफ्टी रेगुलेशंस। जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने रेस्टोरेंट बंद करने के लिए बोला है और उनको चार्ज भी लगाया है फायर सेफ्टी रेगुलेशंस ना रखने के लिए। द प्राइम मिनिस्टर कॉल्ड इट अनफॉर्चुनेट, प्राइम मिनिस्टर इसको अनफॉर्चुनेट बोल रहे हैं, एंड हैज अनाउंस्ड अ रिलीफ ऑफ 55 lakhs फॉर द नेक्स्ट ऑफ किन ऑफ द, मतलब उनको एक रिलीफ फंड भी दिया गया है। तो आपने फ्यूचर प्लान, एक्शन प्लान दोनों बता दिया। एक्शन प्लान इज की उनको बंद कर दिया है रेस्टोरेंट को, फ्यूचर प्लान इज की दे आर प्रोवाइडिंग द रिलीफ फंड, राइट। तो ये आपने दे दिया। सो दिस इज हाउ अ न्यूज रिपोर्ट इज रिटन, ठीक है। यू कैन राइट एंड दिस इज द फ्लो ऑफ द न्यूज़पेपर रिपोर्ट, कि हमें पहले हेडलाइन लिखनी है, बायलाइन लिखनी है, प्लेस और टाइम मतलब डेट, और फिर हमको लीड पैराग्राफ लिखना है, फिर हमें हाउ के बारे में बताना है, आई विटनेस बताना है, और फिर हमें लास्ट में बताना है द एक्शन प्लान एंड द फ्यूचर प्लान डिस्कस करना है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, ये सैंपल न्यूज़पेपर रिपोर्ट मैं आपको दे रही हूँ, यू गाइस कैन ट्राई कि इसको कैसे लिखना है। एक क्वेश्चन मैंने दिया है, खुद से ट्राई कीजिए, एक मैंने करके दिखा दिया है, ये आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। हिंट मैंने यहाँ पे दी हुई है कि आप व्हाट हैपेंड, वेयर हैपेंड, व्हेन हैपेंड, व्हाई हैपेंड, ये अलग से लिख लो, ठीक है। हमेशा ये सारे आंसर्स क्वेश्चन में से ही ये सारी चीजें बाहर निकाल लो और फिर उसको लीड पैराग्राफ में लिखो, हाउ को सेकंड पैराग्राफ में, आई विटनेस को अलग, लास्ट में फ्यूचर प्लान एंड एवरीथिंग, राइट। चलिए अब हम पढ़ते हैं मैगजीन रिपोर्ट राइटिंग। अगेन वर्ड लिमिट इसकी भी ज्यादा है, ये थोड़ी डिटेल में जाती है, थोड़े ज्यादा पैराग्राफ्स हमें बनाने रहते हैं, और टू द पॉइंट कंसाइज ये होती है स्टार्टिंग में, बाद में कैजुअली भी आप चीजें लिख सकते हैं जो सब्जेक्ट रिलेटेड नहीं है, इतनी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, वो भी इन डिटेल्स जा सकती है। तो थोड़ा ये डिटेल्ड वर्जन जो है रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैगजीन रिपोर्ट राइटिंग का सबसे पहले सैंपल आप देख लीजिए, वही
सेम पैटर्न है पर हम थोड़ा सा ब्रीफ आउट करते हैं, ठीक है। पैटर्न ऑफ कोर्स रिपोर्ट का सेम है, फॉर्मेट बिल्कुल सेम है। तो ये हम एक सैंपल देखेंगे कि क्या है। अ मैगजीन रिपोर्ट इज अ ब्रीफ फैक्चुअल अकाउंट ऑफ सम इवेंट और फंक्शन, ठीक है। कोई भी इवेंट या फंक्शन हो रहा है उसका थोड़ा ब्रीफ फैक्चुअल अकाउंट हम लोग बताते हैं that has already taken place. The report should be written objectively, ठीक है, प्रेफरेबली इन द थर्ड पर्सन। अगेन हम लोग किसमें लिखते हैं, थर्ड पर्सन में। जस्ट लाइक द न्यूज़पेपर रिपोर्ट, पैसिव वॉइस हम लोग इसमें यूज करेंगे। should be used where the process being described is more important than the person carrying it out, and the report should be written in 150 to 200 words. The question writing skills carry 5 marks in the exam. थोड़ा सा वर्ड लिमिट इसका ज्यादा है क्योंकि थोड़ा सा डिटेल हमको लिखना होता है, because you are writing for a magazine, right? So magazine वो पढ़ते हैं जो leisure readers होते हैं, जिनके पास टाइम होता है। तो you have to include every small detail in magazine report writing, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, who reads the magazine report writing is read by the students, faculty and other members of the school. The language used should be simple and lucid and content factual होना चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, लेजर रीडर्स पढ़ते हैं, who are having time। और आप ये बोल सकते हैं कि जो फैक्ट्स को देखना चाहते हैं, चीजों को डिटेल में एनालाइज करना चाहते हैं, वो पढ़ते हैं मैगजीन रिपोर्ट राइटिंग। ज्यादातर फंक्शंस के बारे में मैगजीन रिपोर्ट राइटिंग लिखी जाती है, जो इवेंट्स होते हैं उनके लिए। फॉर्मेट क्या है, वही हेडलाइन है, बायलाइन है। रिपोर्ट शुड बी रिटन इन 3-4 पैराग्राफ्स। फर्स्ट पैराग्राफ शुड हैव WH क्वेश्चंस। रिपोर्ट शुड बी रिटन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, क्लियर, इट शुड मेक अ स्मूथ रीड। ऐसे दिमाग नहीं लगाना पड़े ज्यादा, स्मूथली फ्लो में आपकी रिपोर्ट चलनी चाहिए, ठीक है। तो ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट एग्जैक्टली सेम है हमारे न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग से। तो चलिए आगे बात करते हैं। क्योंकि इसके अंदर ज्यादातर इवेंट्स फंक्शंस की बात होती है, तो द नेचर ऑफ द इवेंट, ओकेजन, डेट, टाइम, प्लेस, चीफ गेस्ट, प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन, कमेंट ऑन द प्रोग्राम और कंक्लूजन, ये चीजें आप जरूर मेंशन करें। इफ यू आर राइटिंग फॉर एन इवेंट, डिस्क्राइबिंग एन इवेंट, फंक्शन को आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, आप कोई फैशन शो देख के आए, ठीक है, आप उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, आप कोई स्कूल फंक्शन अटेंड करके आए, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो थोड़ा डिटेल में आप डालते हैं। और इसमें थोड़ा सा आप लोग अपना, जो रिपोर्टर होता है वो अपना कमेंट ऐड कर सकता है अबाउट द प्रोग्राम, ठीक है, जो कि हम न्यूज़पेपर में नहीं करते। न्यूज़पेपर में रिपोर्टर को खुद का ओपिनियन देने की फ्रीडम नहीं है, उसको बस इंसिडेंट कवर करना है। यहाँ पे भी मेजर तो वही है, सारा इंसिडेंट कवर करना है, इवेंट कवर करना है, बट थोड़ा सा वो अपना ओपिनियन, क्योंकि वो भी एक अटेंडर है, उसने वो फंक्शन इवेंट अटेंड किया है, तो वो अपना एक बहुत ब्रीफ में ओपिनियन लिख सकता है लास्ट में, कमेंट ऑन द प्रोग्राम कि कैसा लगा, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। ये सैंपल है, देख लीजिए, सेम है। अब बिल्कुल ऐसे सेंटर लाइन लिखना है, उसमें थोड़ा सा शिफ्टेड था, ऐसे लिखना है हेडिंग और आपका रिपोर्टर का नाम, तो इस सेंटर अलाइंड है, ये लेफ्ट अलाइंड है, नीचे का सारा लेफ्ट अलाइंड लिखना है। तो देखिए, द स्कॉलर बैच सेरेमनी वाज हेल्ड ऑन फ्राइडे, तो ये पूरा पहला जो पैराग्राफ होता है वो तो आपका व्हाई, व्हेन, हु, वेयर, ये सब की बात हम करेंगे। तो ये लीड पैराग्राफ है हमारा। The scholar batch ceremony was held on Friday 11 October this in the school auditorium from 9:30 onwards. कहाँ हुआ, कब हुआ, डेट, टाइम सब लिख दिया। The auditorium was appropriately decorated with flags and flower season, ठीक है। It was filled to capacity with parents who had come to experience the proud moment of the achievements of their children. तो यहाँ पे उसने डिस्क्राइब कर दिया कि ये फंक्शन हुआ, ठीक है, इस तारीख को हुआ, ऑडिटोरियम में हुआ, सीटें फुल हो गई थी, बहुत सुंदर फ्लावर से डेकोरेट किया हुआ था। तो एक इंट्रोडक्शन आप दे रहे हो। अच्छा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए, जिस ऑर्डर में फंक्शन हुआ है उसी ऑर्डर में लिखना है। ऐसे नहीं पहले बता दिया चीफ गेस्ट आ गए हैं, फिर आप लिख रहे हो फ्लावर से डेकोरेटेड है, अरे वो क्यों बताना है, ठीक है, चीफ गेस्ट थोड़ी फ्लावर से डेकोरेटेड है। तो पहले बता दो कि आप जैसे घुसे, राइट, तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि कहाँ है, प्लेस क्या है, वेन्यू क्या है, टाइम क्या है, स्टार्ट कब हो रहा है। तो घुसे हो तो ऑडिटोरियम में हो रहा है, तो ऑडिटोरियम कैसा है, तो उसी वक्त बता दिया। अब हम बताएंगे द सेरेमनी बिगिन विद द क्रिमोनियल लाइटनिंग ऑफ द लैम्प। पहले लाइटनिंग ऑफ द लैम्प हुई, इससे शुरुआत हो रही है। दिस वाज अकम्पनीड बाय मेलोडियस गणेश भजन एंड लाइक स्टूडेंट्स ने किया। सेरेमनी बिगिन विद द वेलकम। अब चीफ गेस्ट आ गए, थोड़े लेट ही आते हैं, राइट, तो ये आए हैं,
फिर शी वॉज फेलिसिटेटेड विद बुके ऑफ फ्लावर्स, उनको बुके ऑफ फ्लावर्स दिया गया। तो कल्चरल प्रोग्राम में क्या था, डांस, सॉन्ग, स्किट वगैरह सब थी। द चीफ गेस्ट इन हर एड्रेस, उन्होंने जो स्पीच दी उसमें उन्होंने पार्टिसिपेंट्स को प्रेज किया, कॉन्ग्रेचुलेट किया, हु मेड इट इनटू द लिस्ट ऑफ स्कॉलर्स, उनको सबको अप्रिशिएट किया। तो ये देखो फ्लो चल रहा है, जिस फ्लो में प्रोग्राम हुआ है उसी फ्लो में वो बता रहा है। पहले ये नहीं बताया, राइट, ये ही बताया कि भाई पहले वो आए, उनका वेलकम किया, फिर बताया, राइट। ये थोड़ी बताया कि उन्होंने सभी बच्चों को अप्रिशिएट किया और चीफ गेस्ट का वेलकम भी हुआ था, ऐसे नहीं कर रहे। जिस फ्लो में चीजें हुई है उसी फ्लो में हम बता रहे हैं। फिर द अवार्ड सेरेमनी वाज कंडक्टेड बाय, फिर जो है अवार्ड सेरेमनी स्टार्ट हुई जिसमें स्कॉलर्स को अवार्ड दिए गए, बैच दिए गए, 50 स्टूडेंट्स को अवार्ड दिए गए को करिकुलर एक्टिविटीज के लिए। द प्रोग्राम एंडेड विद अ वोट ऑफ थैंक्स proposed by the principal। लास्ट में प्रिंसिपल ने एंड किया है। the parents and thank the principal and the school for motivating the students to excel। सभी पेरेंट्स ने प्रिंसिपल स्कूल को थैंक यू किया। इस तरीके से प्रोग्राम जो है हमारा एंड हुआ। तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा रिपोर्ट एंड करना है, ठीक है। सो एक सैंपल रिपोर्ट मैंने आपको यहाँ पे दे दी है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और नीचे कुछ मैंने हिंट भी आपको दी है। यू कैन पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसी के साथ मैंने आप लोगों को सारे के सारे जो है करवा दिए हैं, इन्विटेशन, रिप्लाई, जॉब एप्लीकेशन, एंड लास्ट में हम लोगों ने देख लिया न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग, मैगजीन रिपोर्ट राइटिंग। सारा का सारा हम लोगों ने इन डिटेल्स फॉर्मेट, क्यों लिखते हैं, क्यों नहीं लिखते, क्या लिखना चाहिए, क्या मार्किंग स्कीम है, कितना वर्ड लिमिट है, एवरीथिंग अंडर द क्लाउड मैंने सारा कवर कर दिया है, ठीक है। 8 मार्क्स का ये हमारा सेक्शन है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट।